बहुत सारे पार्टिसिपेंट अभी बाउंड्री के बाहर हैं, है ना? तो कोई नहीं, व्यवस्था उसकी भी की जाएगी, कोई भी बाउंड्री के बाहर नहीं रह जाएगा। वर्ष व्यवस्था थोड़ी सी दूसरी होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम लोग मीटिंग को लाइव करेंगे, है ना, ताकि वो लोग जो बाउंड्री के बाहर हैं वो भी इस मीटिंग का लाभ उठा पाएंगे, है ना? तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये अवगत कराया गया था कि आज हम सब लोग सुपर संडे मनाने वाले हैं। आज हमारे बीच में, है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दोस्तों, कोई पार्टनर बात करने वाले नहीं हैं। आज हमारे बीच में जो बात करने वाले हैं ये मोटिवेशनल। कौन बात करेगी मुझे पता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा कि आपके बीच में कौन सर आ रहे हैं, कौन व्यक्ति आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग रोजाना की तरह जो हमारा डिसिप्लिन है, हम लोग उस पे, है ना, फोकस करेंगे कि आज की जो ट्रेनिंग हम लेने वाले हैं किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, है ना? पहली चीज तो आप सही जगह का चुनाव कर लीजिए आपके बैकग्राउंड में, और आपके कोई भी आपके फोकस को डिस्टर्ब ना कर सके, यानी कि आपके बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा ना हो, आपके ध्यान को कोई भंग करने वाला ना हो। आपको पता है कि जब कोई भी व्यक्ति, है ना, पहले के जमाना में वो जब तपस्या करने जाते थे तो वो ऐसे जगह का चुनाव करते थे कि हमारे तपस्या में कोई विघ्न ना आए, है ना? अगर विघ्न आ जाएगा तो फिर जो आपकी जो तपस्या होती थी, है ना, यानी आपने 1 घंटा 2 घंटा या कि एक दिन एक हफ्ते, है ना, या कि आपने 1 साल किए हैं, अगर 1 साल बाद, अब मान लीजिए कि भगवान प्रसन्न होने वाले थे 1 साल 1 दिन बाद, है ना, तो अगर बीच में मान लीजिए कि 1 साल में 1 दिन ही कम था, लेकिन कोई विघ्न आ गया और मान लीजिए कि डिस्टर्बिंग हो गया और आपका अगर फोकस डगमगा, हाँ, फोकस नहीं डगमगाया तो नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फोकस डगमगा गया तो पता चला कि भगवान आने वाले थे, अब पुनः आपने जीरो से स्टार्ट करने पड़ेगी, है ना? इसलिए अब इतनी मेहनत, 1 साल का दिन होता है भाई, तो आपको दोबारा 1 साल पीछे ना जाना पड़े, उसके लिए आपको ऐसे जगह का चुनाव करना है जहां कोई डिस्टर्बिंग आपके इस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि हम लोगों ने कल के डेट में ये बात किया था कि आज की जो ट्रेनिंग लेनी है एज ए फैमिली के साथ लेनी है। अगर आप आ गए हैं, हाँ, और मैं ये देखिए समझ सकता हूं एज ए डायरेक्ट सेलर हूं, है ना, तो ये मैं समझ सकता हूं कि एज ए घर के पेरेंट्स ये कि कोई भी व्यक्ति जो भी इस सिस्टम में, है ना, कनेक्ट हो जाते हैं, इस सिस्टम में अगर जुड़ जाते हैं तो फिर उनकी फैमिली थोड़ी सी खिलाफ हो जाती है यार उनकी, है ना, सुनते तो नहीं है मुझे पता है, और लेकिन फिर भी आपने अगर कोशिश किए होंगे और जिनके सुनते भी होंगे तो वाकई में आज अभी तक आपने कैसा जिंदगी जी रहे थे मुझे पता नहीं। कहते हैं बिना ईश्वर की मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता है ना? तो अभी तक आपने कैसी जिंदगी जी रहे थे ये मुझे पता नहीं, लेकिन आज अगर इस मीटिंग में आप आ गए हैं और खासकर आपके पेरेंट्स आ गए हैं तो आज से आपके जीवन का, है ना, अच्छा दिन शुरू हो गया है। तभी आपके पेरेंट्स इस मीटिंग में आ पाए हैं, अन्यथा आते ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रहे होंगे जो अपने पेरेंट्स को बोले होंगे और उनको डांट मिली होगी, बक अब तू हमें सिखाएगा कि जिंदगी कैसे जीनी है। हम समझ सकते हैं यार, ऐसा है ना, हमको हजारों बार हुआ है मेरे जीवन के साथ, है ना, और ऐसी डांटे हमको मिली है, लेकिन मैं तो यही समझता था कि ये डांट बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आशीर्वाद है ना? क्या है? आशीर्वाद है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपको बीच में सर को 7 बज के, है ना, 3 से 4 मिनट में इनवाइट करने वाले हैं। ओके, तो हम क्या क्या चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके पास सही
जगह और आपके बैकग्राउंड से कोई शोर शराबा ना हो, कोई बार बार डिस्टर्बिंग वाली एरिया ना हो, आप ऐसे जगह का चुनाव कर लेंगे। आज की ट्रेनिंग कितने मिनट चलने वाली है सर? तो मिनट नहीं चलेगी, बात करिए घंटे की, है ना? तो मैं आज की ट्रेनिंग जब पहले बता रहा हूं कि 1 घंटे नहीं चलेगी, आपको कम से कम 2.5 घंटा लेके चलना है मेरे भाई, है ना? हाँ, अगर आपके पास ये 2 घंटे 2.5 घंटे समय अगर नहीं है, मैक्सिमम 2 घंटे अगर आपके पास समय नहीं है, तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, है ना, कि आप आधा अधूरा अगर ज्ञान लेंगे तो वो जानलेवा होता है। तो मैं आई रिक्वेस्ट, क्योंकि बाहर बाउंड्री के बहुत सारे लोग हैं जो लाइन लगाए खड़े हुए हैं और आप पूरा ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, तो आप अभी भी, है ना, इस ट्रेनिंग से लेफ्ट हो जाएं और उसको मौका दीजिए जो कि ये ट्रेनिंग को पूरा अटेंड करने के लिए लाइन लगाए, है ना, ताकि इसका भरपूर लाभ उठा पाए। देखिए, मैं इतनी मेहनत और इतना रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए किए हैं साहब, है ना। आज सर से हमारी इस ट्रेनिंग के लिए तकरीबन हम लोग 2 महीना प्रोसेस से, है ना, गुजर रहे हैं, है ना। वार्तालाप इस ट्रेनिंग की चल रही थी। इस ट्रेनिंग की प्लानिंग आज से नहीं हो रही है साहब, पिछले 2 महीने से, है ना, बैकग्राउंड पे काम हो रहा था, इस ट्रेनिंग की तैयारी हो रही थी, वो रिक्वेस्ट लगा हुआ था बार बार, है ना। और क्या बात करनी है, टाइम मिल रहा है सर का कि नहीं मिल रहा है, तब जाकर के आज आपके बीच में ऑर्गेनाइज हो पाया है ना। तो आप इस वैल्यू को भी समझिएगा। आपको तो बड़े आसानी से, है ना, कल बता दिया गया, आज आपको ट्रेनिंग मिल गया, लेकिन हमें इतनी आसानी से सर नहीं मिले हैं है ना। तो ऐसे आपको ट्रेनिंग लेनी है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, डायरी और पेन होना चाहिए, है ना। जो सर आज आपको बात बताने वाले हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लिए वो ब्रह्मास्त्र देने वाले हैं, जिसका कोई दुनिया में तोड़ ही नहीं है है ना। नाकामयाब होने का फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे ऐसे फार्मूले आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये फार्मूले तभी काम करेंगे जब आप ओपन माइंड बैठेंगे। देखिए, अगर ढक्कन, ये मान लीजिए बोतल है ना। अब इस बोतल में मान लीजिए कि मैं अगर ढक्कन ना खोलूं और इसमें मैं पानी डाल रहा हूं, आप बताओ ये बोतल कितने टाइम में भर जाएगा? पोस्ट अधिकारी कभी नहीं भरेगा क्या गुरु जी। जाएगा ही नहीं अरे सर, बेटा, इतना कभी जाएगा नहीं नहीं। भरेगा गुरु जी, कभी नहीं भरेगा। कभी नहीं बनेगा। पानी कभी नहीं वेस्ट भरेगा हो गुरु जाएगा, जी, यानी कि कभी एनर्जी नहीं भरेगा। वेस्ट हो जाएगी, लेकिन इस बोतल में पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर इस बोतल में हमें पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा। ढक्कन खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा गुरुजी। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि हम सब, आप सबका ढक्कन खुला हुआ है? यस सर, यस यस सर। सर, सर आई एम रेडी यस सर। सर, यस। ओके, तो चलिए अब हम जस्ट 2 मिनट में सर को बुलाने वाले हैं। उससे पहले मैं बताऊं कि मैं ऐसे शख्सियत को आपके बीच में लेके आया हूं कि दोस्तों, मैं जिनको 2018 से फॉलो कर रहे हैं, और जब मैं 2018 से फॉलो किया था सर को, है ना, तो मेरे पास उनके पेड सेशन लेने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। हेलो, मैं अपनी सच बयां कर रहा हूं ईमानदारी के साथ, जो मैंने जीवन में, है ना, यहां तक पहुंचा हूं। तो मैं आपको अपनी वो जर्नी बता रहा हूं कि जब मैं सर को सुनना स्टार्ट किया था, तो सर के जो पेड सेशन होते थे, उस पेड सेशन को लेने के लिए मेरे पास पैसा हुआ नहीं करता था। और पेड सेशन जो ऑनलाइन होते थे दोस्तों, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट का नहीं होता था, मैक्सिमम 199 रुपया का होता था, और उतना भी पैसा लगाने के लिए सोचना पड़ता था, रोंगटे खड़े होते थे। तो सर को मैं फ्री सेशन जूम, यानी कि उस पे यूट्यूब पे कृष्ण कथा दोस्तों 3 से 4 दिन का रहता था, और वो कृष्ण कथा यूट्यूब में, है ना, रिकॉर्डेड डला हुआ था। उसको सुन करके इतनी स्टोरी, और सर का जो कृष्ण कथा कहने का अंदाज था ना, वो सारा दिमाग और दिल में छपता था।
और जब मैं उस ट्रेनिंग यानी कि वीडियो देखता था यूट्यूब से, तो वो एक एक लाइन मेरी आदत थी कि मैं डायरी पे नोट करके लिखता था। और हालांकि मेरा स्टोरी जो होती है दोस्तों, कहानियां, वो तो मेरे यही ब्लूप्रिंट में छपी जाती हैं। तो हुआ यूं कि जब मैं उसको लेता था और ले करके फिर जाता था टीम में डिलीवर करता था, तो जो मेरे अंदर गूज बम्ब है ना बॉडी में जो आते थे, उससे कई गुना ज्यादा मेरे टीम के अंदर आते थे। और ऐसी टीम बढ़ी, ऐसी टीम बढ़ी, ऐसा ग्रोथ हुआ कि फिर मैं उस लायक बना कि सर के पेड सेशन भी ले सकूं। तो फिर मैंने दोस्तों एक सर का मैजिकल मॉर्निंग क्या था, उनका पेड सेशन था, मैंने लिया और वहां से मेरी जिंदगी बदली। अब मैं अगर उस पे जाऊंगा तो घंटों लगेगा, तो मैं ज्यादा चाहता हूं कि आपका समय मैं ना लूं, सर को लूं, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो सर का आज फिर देखिए जीवन का उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो बना था, फिर वो ठप हुआ है ना, फिर से हमने इकट्ठा किया और वो मजबूती इकट्ठा करने की यहीं से आई। और जब बताओ दूर से, और आज फिर सर का सेशन मैंने पेड लाखों का भी दोस्तों लिए हैं, इन्वेस्ट करे हैं और सीखे हैं। तो मैं सर के तो इतना दूर हूं, सर को भी पता नहीं है कि मैं रियल में उनका शिष्य, उनके शिष्य कितने हैं उनको क्या पता, बट मैं हूं। और दूर से रह करके, जैसे एकलव्य है ना, उनके गुरु उनको सिखाए नहीं थे, उनने मूर्ति बना करके और श्रेष्ठ बन गए थे, वैसे ही ना जाने उन गुरु के कितने लोग ऐसे शिष्य होंगे कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो शिष्य जान करके अपने जीवन में खूब तरक्की किए हैं। लेकिन मैं आज आपके बीच में, वो गुरु तो नहीं आए हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द में रहने वाले, उनके साथ में रहने वाले, उनके साथ में काम करने वाले व्यक्ति को आपके बीच में लेके आया हूं। और वो भी किसी गुरु से कम नहीं है। कहते हैं कि अगर आपको पीएम से काम निकलवाना हो, तो पीएम से जो क्या होते हैं, उनके पीए होते हैं। आप अगर उनका नंबर मिल गया, उनसे काम अगर आप चाहो तो आपका काम हो सकता है, फिर पीएम का नंबर रहे या नहीं रहे। कितने लोग इस बात से एग्री हैं, है ना? तो ऐसे शख्सियत, ऐसे दोस्तों जो 19 साल से उनके साथ में, उनके टच में हैं, जो भरपूर यानी टाइम ऊर्जा में रहते हैं, ऐसे शख्सियत हमारे बीच में आए हैं, तो हम लोग बड़े मान और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। जब फोकस इंटरनेट चेक कर लीजिएगा, और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा एक चलेगा। बार तो किया तैयार है, हैं? सही बात बोल रहा है, वहाँ जंक्शन पे मत कर। यस सर, यस सर, तैयार तो है। हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर, रिस्पेक्टेड मैंने बोला डीएसआई गाड़ी से कोई भी अपन जाके आएंगे। हाँ सही है, मिंगल सही सर, है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मंच और ये वहाँ माइक ओवर टू यू। क्या हो गया गाड़ी को यार, वो बोला आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है आप सभी सर। मेरी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आवाज दिवेश सर कोई डिस्टर्बिंग है कि नहीं, स्वागत हो रहा है? ठीक है, आवाज करेक्ट है सर। मेरी आवाज जी। आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही यस सर, यस सर, यस सर। है? देखिए हम रो चल रही है क्या? रो नहीं, वो विजिट के लिए बता रहा था उसको। वो ये इन बैरियर है, आउट बैरियर है हमारे, समझा रहा था उसको। फिर मैं इसके साथ मजाक कर दिया। मैंने बोला डीएसओ गाड़ी ब्रेक डाउन तो नहीं होगा, देख के आते हैं क्या आपकी होगा। धर्मपत्नी, वो आपके खड़ी हो गई पतिदेव, थी वहाँ जो पे। भी एक साथ रहते हैं, फिर अगर हमारे पूरा पास परिवार आया। साथ में बैठा तो मैं उनको हमने बोला पूरा क्या? और ज्यादा फायदा दे पाऊंगा। अब अब हम विजिट के सीधा लिए ही टॉपिक मैं के आता ऊपर बात हूँ। करते हैं। टॉपिक के ऊपर बात शुरू करने से पहले सुनते वक्त हम जितना भी समय साथ में बैठ रहे हैं, सुनते वक्त आपकी शारीरिक मुद्राओं में मुझे कुछ परिवर्तन चाहिए, ताकि आपने आपका जो समय दिया है और मैंने जो मेरा समय दिया है, उसको पूरा न्याय मिले और आप पूरा फायदा उठा पाओ। शारीरिक मुद्राओं में परिवर्तन मतलब क्या? जब हम किसी को सुनते हैं ना, तो 5 प्रकार के लॉक होते हैं। कैसे लॉक? सबसे पहला देखिए, अगर आप कुछ ऐसे बैठे हैं तो पहले ऐसा लॉक, कोई ऐसा करके सुनते हैं, कोई ऐसा करके सुनते हैं, कोई बैठे तो है, सामने कुछ रखा है तो उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठते हैं या ऐसे उंगली करके बैठते हैं, और कोई अगर कुर्सी पे बैठा है ना, तो नीचे से पाँव को क्रॉस करते हैं, सबसे नीचे से, ये भी एक लॉक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुर्सी या सोफा पे बैठे हैं ना, तो एक पैर नीचे
और दूसरा पैर उसके ऊपर चढ़ाकर बैठे, पाँव के ऊपर पाँव, पैर के ऊपर पैर। तो ये 5 से 6 प्रकार के लॉक हैं। अगर सुनते वक़्त इसमें से किसी भी प्रकार का लॉक करके अगर आप सुन रहे हो, तो मेरी बातें आपके कानों को बड़ा सुख देगी, मज़ा आएगा। ये बंदा और आधा घंटा बोले चलेगा, लेकिन आपके जीवन में 50 पैसे का भी लाभ नहीं होगा। बताओ कैसे? मैं आपके घर आया हूँ, घर के बाहर खड़ा हूँ, आपका दरवाज़ा अंदर से बंद है, कड़ी लगाई है, कुंडी लगाई है। मैं कितना भी ठक-ठक करूँ, जब तक आप वो कड़ी नहीं खोलोगे, लॉक नहीं खोलोगे, तब तक मैं आपके घर के अंदर आ नहीं पाऊँगा क्योंकि दरवाज़ा बंद है। उसी तरीके से मेरी कोई भी बात आपके अंदर नहीं उतरेगी और कोई एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी, अगर आप ये 5 में से या 6 प्रकार के लॉक करके बैठे हैं किसी भी लॉक के साथ। उसका कारण है, मैं ये जो बता रहा हूँ, उसे विज्ञान भी मानता है और वैदिक शास्त्रों में भी ये सारी बातें कही गई है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन शरीर जिस प्रकार हम रखते हैं ना, मन उस प्रकार ढलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अभी मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ या मोबाइल चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं लेटे-लेटे कर रहा हूँ, तो कुछ समय बाद ऐसा होने की पूरी संभावना है कि मेरी आँख लग जाए, मुझे थोड़ी नींद आ जाए। क्यों? मेरा शरीर वो मोड में है तो मन ने साथ दिया। उसी तरीके से जब हमारा बच्चा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करता है, चाहे ट्यूशन में जा रहा है, क्लासेस में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, अब होता ये है टीचर अच्छे पढ़ाने वाले, मास्टर अच्छे पढ़ाने वाले, लेकिन अगर वो बच्चा 5 या 6 में से किसी भी एक प्रकार का लॉक करके अपने टीचर को सुन रहा है, तो उसे जो विद्या अपने अंदर उतरनी चाहिए, ज्ञान जो अपने अंदर रिसीव होना चाहिए, वो काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? वो लॉक करके बैठा है। इनडायरेक्टली लॉक का मतलब ये है, तुझे जितना बोलना है उतना बोल, देखता हूँ तू मेरे में क्या परिवर्तन लाता है। इनडायरेक्टली माइंड उसे वैसा साथ देना शुरू करता है। तो अगर उस बच्चे को, जैसे बोलते हैं ना, कोई मुश्किल से पास होता है, प्रमोटेड पास होता है, तो माँ-बाप क्या करते हैं, उसको अच्छे से टीचर के पास ट्यूशन में लगवाते, थोड़े ज़्यादा पैसे देकर के, कि भाई इसको पास करवा दो। मुश्किल से वो बच्चा जो फेल हो रहा था, प्रमोटेड हो रहा था, वो पास हो गया। 5 या 10% का फ़र्क पड़ा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी वो लॉक करके ही सुन रहा था। एक चीज़ ध्यान में रखिए, उस बच्चे को बोलिए, कल से जब वो स्कूल जाए ना, तो लॉक खोल के सुनिए। मतलब अगर वो क्लासेस में अपने बेंच के ऊपर बैठा है, तो नीचे से पैर को क्रॉस ना करे, पैर को खोल के रखे और हाथ को इस तरीके से खोल के रखे, बेंच के ऊपर हाथ रखे, तो क्रॉस ना करे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, पिछले 5 साल का उसका रिज़ल्ट देखो और अगले 1 साल का रिज़ल्ट देखो, काफ़ी फ़र्क पड़ चुका होगा। विदाउट ट्यूशन भी वो बच्चा ज़रूर अच्छे मार्क्स से पास होगा। उसी तरीके से जब मैं कोई बिज़नेस की मीटिंग करता हूँ, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ऐसी है ना, बड़े-बड़े 25,000 करोड़ हो, 5,000 करोड़ हो, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोग हो, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हो या कोई आम आदमी हो, हर किसी लोगों की हमारी ज़रूरत हर किसी को है। तो हमें उन लोगों के सामने भी बैठना पड़ता है। देखो, मैं कोई बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं उदाहरण या एग्ज़ाम्पल के साथ अगर आपको कोई बात ना बताऊँ ना, तो आपको उतनी समझ में नहीं आएगी। गुजरात के नंबर 1 डायमंड किंग सऊजीभाई ढोलकिया, अगर आपने किसी ने नाम सुना हो तो, उसके राजमहल में जब मैं गया था, मतलब उसका मैं घर नहीं बोलूँगा, राजमहल में जभी भी जाता हूँ, उनके घर में 29 लोग रहते थे। एक बार जब मैं कुछ मीटिंग के लिए गया था, एक साथ एक रसोई घर में 29 लोग, 29 लोग खाना खाते थे। तो उस परिवार में मुझे बुलाया गया था और मैं करीब 3-4 घंटे के लिए गया था। तो जब मैंने बात शुरू की ना, तो मैंने सबसे पहले, हम लोग सऊजी काका बोलते हैं, मैंने बोला, काका एक विनती है, आप ये 5 में से सारे लोग खोल दीजिए। मुझे पता नहीं था उनकी ओर से रिस्पॉन्स मिलेगा या रिएक्शन मिलेगा, लेकिन वो खड़े होके मेरे पास आया और मेरे कंधे पे ऐसे रखा। मैं बोला, क्या हुआ काका? बोलता है, ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी। उसने मुझे बताया, मेरे अंडर में 9,000 लोग काम करते हैं, सैलरी देता हूँ जिसको मैं, वो मेरा स्टाफ है, 9,000 लोगों का स्टाफ है, साल का टर्नओवर 15,000 करोड़ है और 55 देशों में मेरा बिज़नेस चलता है और कई देशों में मेरे एक्सपर्ट्स लोग काम करते हैं, जो उस देश के पीएम या उस देश के प्रेसिडेंट को भी मीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा काम वो लेवल का है। आज मुझे कुछ ये बात मालूम पड़ी आपकी, कल मैं ज़ूम मीटिंग लेके कुछ भी करके सारे लोगों को सिखाऊँगा कि अगर आप किसी को सुनते तो भी लॉक खोल के सुनिए और आप जिससे बिज़नेस की डील करने जा रहे हो, उसका भी लॉक खुलवाइए। अगर वो लॉक खोल के बैठा ना, तो आपकी मेहनत वसूल है, ताकि उसके पीछे फ़ॉलो अप ना करना पड़े, उसे समझ में सब आए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में आपके घर में कोई बैठा है, अगर उसने गलती से थोड़ी देर बाद लॉक कर लिया, तो आपका ध्यान भटकाना मत, उसे डिस्टर्ब मत करना कि देख उस सर ने ऐसा बोला है ना, तो तू लॉक खोल के बैठ। देखो, उनको आदत नहीं है, आज अभी सुना है, अभी मुझे सालों से आदत है, अगर मैं नींद में सोया भी हुआ हूँ ना, तो मेरे 2 हाथ कभी एक के ऊपर एक नहीं होते, दोनों अलग ही होते हैं, क्यों? मैं वैसा बन चुका हूँ। आपके लिए पहली बार है, तो किसी को टोकना मत,
और आपका पूरा फोकस इस बातों पे रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको बाथरूम जाना है, पानी पीना है, कुछ करना है, पहले कर लीजिए, बीच में गलती से उठना भी मत। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ कोई एमएलएम की बात नहीं करने वाला हूँ। आप जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं, मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पूरी लाइफ के 7 पिलर, सातों पिलर अगर आपके बैलेंस हो गए ना, तो क्या होगा मालूम है? आज जितनी आप मेहनत करते हो ना, उतनी ही मेहनत में कई गुना पैसे कमा सकते हैं, या अभी जितने पैसे कमा रहे हो, वो कमाने के लिए काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। 7 पिलर में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे, आप पैसे भी अच्छे कमाएँगे, समाज के लिए कुछ योगदान या कंट्रीब्यूट भी आप कर पाएँगे, ये सब कुछ होगा। तो मेरी पूरी बातें 7 पिलर के ऊपर होगी, जिसके अंदर आपका पूरा जीवन, आपका बिज़नेस, आपकी ये कंपनी, सब कुछ आ गया। तो हम बात की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि मैं 2018 से किसी व्यक्ति को सुनता हूँ, मेरे पास ₹199 नहीं थे और आज उनको सुनने की वजह से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं। मैं थोड़ा-सा उनका परिचय दे दूँ, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं ना, तब तक उनके बारे में या उनके विचार को सुनना हमें पसंद नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कोई ऑर्डिनरी इंसान होगा, हमको क्या मालूम? ओके, तो यहाँ पर समझते हैं। आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना होगा, सोनू शर्मा जी का नाम सुना होगा, संतोष नायर जी का नाम सुना होगा, संदीप महेश्वरी जी का नाम सुना होगा। उसी प्रकार से हिंदुस्तान में एक ट्रेनर है, उनका नाम है स्नेह देसाई। थोड़ा-सा उनका जीवन परिचय 2 मिनट में दे दूँ, ताकि आपको मालूम पड़े, अपने आप से कंपेयर भी करना है ना, तो ऐसे लोगों से करें। स्नेह देसाई की अगर बात करें, जब वो 4 साल के थे ना, तो 4 साल की उम्र में उन्हें संपूर्ण गीता, श्लोक और अर्थ के साथ याद है, मुखपाठ है। उसमें योगदान उनका नहीं है, योगदान उनके माता-पिता का था, क्योंकि उनके माता-पिता ने ये स्नेह नाम के बच्चे को बचपन से कुछ ऐसी विद्याएँ, कुछ ऐसी कलाएँ सिखाना पसंद की, जो दुनिया के करोड़ों माँ-बाप कभी सोचते ही नहीं है। अलग-अलग कई प्रकार की विद्या उन्होंने सिखानी शुरू की, जिसकी वजह से वो 9 साल की उम्र में स्टेज के ऊपर आके लोगों के सामने बोलना शुरू किया और आज उनकी उम्र है 40 साल। यानी कि पिछले वो कई सालों से 30 साल के आस-पास से करीब वो स्टेज के ऊपर आके लोगों के सामने बात करते हैं। मैं थोड़ा-सा जीवन उनका संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। 9 साल की उम्र में स्टेज पर आके लोगों के सामने उन्होंने बात करना शुरू की और जब वो 15 साल में हुए, 15 साल जब उनकी उम्र हुई, तो उनके जीवन में एक बड़ा भूचाल आ गया। भूचाल का मतलब क्या है? क्योंकि उनका बचपन राजमहल में बीता है। 10-12 बेडरूम, हॉल, किचन का घर, घर के अंदर दुनिया की सारी सुविधाएँ, कई सारी गाड़ियाँ, कई सारे बंगले, कई सारी ऑफिस, ये उनका वैभवी एकदम रईस जीवन था। लेकिन जब वो 15 साल के हुए ना, तब उनके पिताजी के व्यापार में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उनको सारी गाड़ियाँ, घर, ऑफिसेस सब कुछ बेच देना पड़ा और ये सारा बेचने के बाद भी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उनके पिताजी के ऊपर 22.5 लाख का कर्जा था। और तब उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें बेचकर वो अहमदाबाद में एक वस्त्रापुर नाम का एरिया है, वहाँ पर 1 रूम के घर में भाड़े से उनको जाना पड़ा और परिस्थिति ये हो गई कि अगर कोई न्यूज़पेपर या अखबार भी पढ़ना है ना, तो ₹1 उस समय वो अखबार का था, उतना भी उनके पास एक्स्ट्रा खर्चा करने को नहीं था। किसी पड़ोसी के पास माँग के लाते, आधा घंटा पढ़ के दे देते। उस समय उन्होंने, स्नेह देसाई नाम के 15 साल के बच्चे ने सोचा, मैं क्या करूँ? अपने पापा को कोसूँ कि उन्होंने किसी गलत इंसान को पार्टनर बना दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ गलती की, उसकी सज़ा हमको भुगतनी पड़ी, उसने तो हाथ ऊपर कर दिया और सारा इल्ज़ाम पिताजी के सर आ गया और हम लोग एक रईस जीवन से साधारण ज़िंदगी के ऊपर आ गए। मैं क्या करूँ, पिताजी को कोसूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालूँ? उसने दूसरा रास्ता चुना कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, जिसकी वजह से मेरे परिवार को सपोर्ट मिले 15 साल की उम्र में। तब उसने सोचा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या काम करूँ ताकि मुझे बड़े पैसे मिलें? अचानक उसे याद आया कि 9 साल की उम्र से लेके आज तक पिछले 6 साल से जो मैं लोगों को फ्री ट्रेनिंग देता था, अब मैं पेड वर्ज़न कर दूँ, उसके पैसे लेना शुरू कर दूँ, उसकी टिकट बेचना शुरू कर दूँ, ताकि उसमें से मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिले। और उन्होंने अपने आप को तैयार करने के लिए 1 से 1.5 साल का समय दिया और उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने जीवन का पहला प्रोग्राम लॉन्च किया और 17 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, मैं आपको कुछ सच्चाई बताता हूँ।
जो ज़्यादातर लोग अपने जीवन में करते नहीं हैं। जब उन्होंने 17 साल में अपना करियर शुरू करना चाहा, तो उन्होंने शाम को 5 से 6 दिन रोज़ 4-4, 5-5 घंटा एक जगह पे बैठ के कुछ गोल विचार किए कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, कितनी गाड़ी चाहिए, कौन से देश घूमने हैं, मुझे मेरे परिवार को क्या देना है, समाज के लिए, दुनिया के लिए मुझे कुछ क्या मुझे करना है। तो उन्होंने करीब जो उन्होंने किसी और के पास सीखा था, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ गोल लिखना शुरू किए। 101 गोल उसका उन्होंने लिस्ट बनाया। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी, जब 6 दिन बाद उन्होंने अपना लिखा हुआ लिस्ट रोज़ कुछ न कुछ याद करते लिखते, जब उन्होंने वो अपना लिखा हुआ लिस्ट पढ़ना शुरू किया, तो उनको झटका लग गया। बोल रहा है इसमें तो कितने सारे गोल तो ऐसे हैं, जो ये 1 जन्म में भी पूरे नहीं होंगे, 2-3 जन्म चाहिए। ये मैंने क्या लिख डाला, जोश-जोश में मैंने लिख डाला। लेकिन उसने क्या किया, जैसे आपको पता है कि गोल के पीछे अगर आप डेट लिखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका काम होता है, नहीं तो वो सिर्फ ड्रीम रह जाता है। ड्रीम के पीछे डेट लिखो तो गोल बन जाता, नहीं तो सिर्फ वो सपना ही रह जाता है। तो उन्होंने कुछ अपना गोल लिख के रखा कि मैं ये सारे गोल जो है, वो मेरे 26 साल की उम्र तक पूरा हो जाए। उसमें हुआ ये सा कि उनके पिताजी के सर के ऊपर 22.5 लाख का जो कर्जा था, इस बंदे ने क्या किया, 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला पेड प्रोग्राम, टिकट प्रोग्राम शुरू किया। ठीक 2 साल बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की पहली मर्सिडीज़ ली। पहली का मतलब है दूसरी, तीसरी, चौथी भी बाद में आई होगी ना। और आदमी गाड़ी कब लेता है? जब सर के ऊपर से कर्जा हट गया हो। क्योंकि अगर सर के ऊपर कर्जा है और अगर आदमी गाड़ी लिया तो दुनिया जीने नहीं देगी, खुद तो मज़े कर रहा है, मुझे मेरे पैसा नहीं दे रहा है। मतलब कि ये 2 साल में 17 से 19 साल की उम्र, 2 साल में उन्होंने कुछ दिन-रात ऐसा काम किया कि पिताजी का 22.5 लाख का कर्जा तो हटा दिया, ऊपर से उसने मर्सिडीज़ भी ली। वो मर्सिडीज़ मुझे आज भी इसलिए याद है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, जिस घर में, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो पहली मर्सिडीज़ आई थी और हम सब लोग साथ में राउंड मारने गए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने 2 साल में ये कर लिया। और उस समय के 22.5 लाख रुपए, मतलब आज के कम से कम अगर मैं गिनूँ, तो उसको मैं 1.5 से पौने 2 करोड़ गिन सकता हूँ। आज अगर कोई 17 साल का बच्चा आज शुरू करके करियर, अगर 2 साल में पौने 2 करोड़ का कर्जा हटा रहा है और ऊपर से मर्सिडीज़ ले रहा है, वो भी लोन के ऊपर और ईएमआई के ऊपर नहीं, फुल पेमेंट करके। तो ये उन्होंने शुरुआत किया। और कुछ मैं उनके गोल आपको बताता हूँ। आप अगर कोई भी काम शुरू करो, अगर आपके घर पे कोई बच्चा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है और आगे जाना चाहता है, कुछ बिज़नेस या जॉब जो भी करना चाहता है, करियर शुरू करने से पहले अगर वो गोल चार्ट बना लिया ना, खुद के गोल के मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, तो उसका भविष्य काफ़ी आसान हो जाएगा और वो सारी चीज़ें वो काफ़ी आसानी से पा सकता है। इन्होंने 101 गोल बनाए थे और आपको यकीन हो या ना हो, 26 साल की उम्र तक सिर्फ 2 गोल बाकी थे, 2 लक्ष्य जो उनके पूरे नहीं हुए, बाकी सारे पूरे हो गए। लेकिन उसमें से सिर्फ मैं 2 गोल ऐसे बताता हूँ जो उन्होंने कंप्लीट किए। देखो मेरी कई बातें है ना हवा में, आपको हज़म नहीं होगी, आप मानोगे नहीं, लेकिन ये सच है क्योंकि मेरी ज़िंदगी भर मैंने उनको देखा है। पिछले 19 साल से मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने एक गोल बनाया था, जैसे वो मैं कहा ना कि वो छोटे से घर में चले गए, तो उन्होंने ये सोचा था कि मेरे माँ-बाप ने बचपन में जो मुझे दिया, अच्छा घर, बड़ा घर, मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतना काम करना है कि मेरे माँ-बाप को उससे और बड़ा घर मुझे वापस लेके देना है। तो छोटे से 1 रूम किचन में से, भाड़े के घर से उन्होंने एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में 1 लाख स्क्वायर फीट का घर खरीदा। 1 लाख स्क्वायर फीट का घर खरीदा। ये उन्होंने पहला सपना पूरा किया, सिर्फ 23 साल की उम्र में। और दूसरा उसका गोल था कि मैं 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लूँगा। आप बोलोगे क्या बोला? जिस उम्र में तो लोग करियर शुरू करते हैं, सेट भी नहीं हुए, उस उम्र में रिटायरमेंट, ये उसका गोल था कि 26 साल की उम्र में मुझे रिटायर होना है। और दूसरा गोल था, मैं रिटायर पहले होऊँगा, शादी बाद में करूँगा। और मेरे ख्याल से ये दुनिया का लौता इंसान है, जिसने रिटायरमेंट पहले लिया और शादी उसके 2 साल बाद की। क्यों? जिससे शादी कर रहा हूँ, उसको लाने के बाद सिर्फ घर पे बर्तन नहीं मंजवाने, घर का काम नहीं कराना, उसके साथ दुनिया घूमनी है, ज़िंदगी के कई ऐसे बड़े काम करने हैं, कुछ मोमेंट, कुछ पल उसको एन्जॉय करने हैं। तो मुझे काम में से पैसे कमाने की प्रवृत्ति
एक्टिविटी में से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। पैसे आने चाहिए, पर मैं फ्री होना चाहिए। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या है? घर पे लंबे पैर करके बैठो, चाय पियो, अखबार पढ़ो, नाके पे खड़े रहो, नो। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अब आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़िंदगी में आप जो चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, वो करने के लिए आप पूरा समय दे रहे हो। सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए नहीं समय दे रहे हो, पूरा समय जो आपकी चाहत है, जो करना है, जो आपके शौक है, जो आपको इंटरेस्ट है, उसमें आप टाइम दे रहे हो। मतलब आप रिटायर हो। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जो करने के लिए ज़िंदगी में कभी टाइम नहीं मिला, अब वो करने के लिए पूरी ज़िंदगी का, बची हुई ज़िंदगी का समय देना, वो है रिटायरमेंट। तो ये ट्रेनर आज हिंदुस्तान में महान ट्रेनरों में गिने जाते हैं और मैं कई सालों से उनके साथ हूँ और आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो उन्हीं के पास से सीखे हुए काफ़ी सारे अंश हैं और मुझे पूरा पता है कि मेरी आज की बात आपको बहुत ही काम लगने वाली है और मेरा सेशन खत्म होने के बाद ही उसी समय में आप उसको अमल में रखने वाले हो, ये मुझे भरोसा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, उस विषय का नाम है मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी कि मैनिफेस्टेशन का जादू। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है हमारे शब्द, हमारा मन, हमारे विचार। शब्द, मन और विचार, उसकी मदद से इस संसार में हम जो चाहे वो सब कुछ हम पा सकते हैं। इसे दुनिया असंभव कहती है। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का उपयोग कैसे करना, ये हमको आज तक किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन मैनिफेस्टेशन की एक बात बहुत ही पावरफुल है कि अगर उसको आपने सीख लिया तो उसका सही और पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो उसका नेगेटिव उपयोग ऑटोमेटिक चालू है। आप बोलेंगे ये कैसे? अगर सीख लिया तो पॉजिटिव इस्तेमाल करोगे और नहीं सीखे तो नेगेटिव तो चल ही रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। पर वो कैसे? समझ लेते हैं कि कोई ज़मीन है, खाली ज़मीन है। ज़मीन के ऊपर अगर किसी इंसान ने जोतना शुरू किया, हल से और बैल से उसको जोतना शुरू किया, सही ढंग से प्रोसेस किया, तो कुछ समय बाद क्या होगा? फसल उगेगी, फल उगेंगे, पेड़ उगेंगे, फूल मिलेंगे, यानी जिस प्रकार से प्रोसेस किया, उसे उस प्रकार से मिलना शुरू किया। अगर उसका उपयोग किया, तो सही रिज़ल्ट मिला। लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो एक प्रकार के कांटे जो हमको चुभते या कांटे उग जाएँगे या तो ऐसी खराब प्रकार की घास उगेगी कि जो जानवर भी नहीं खाएगा। उसका मतलब क्या है? अगर खाली ज़मीन का सही उपयोग किया, तो कुछ अच्छी वस्तु मिलेगी, जो हमें चाहिए। अगर उसका उपयोग नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके साथ बुरा तो होने वाला ही है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कि अगर हम का बात करें कि मैंने कुछ समय पहले हमको स्नेह देसाई जी ने एक वीडियो दिखाया था। एक वीडियो दिखाया था करीब 6 महीने पहले। उसमें दुनिया का नंबर 1 जिम ट्रेनर, जिम्नेशियम का ट्रेनर, उसका एक वाक्य था जो उसने अपने आधार पे बताया था कि कोई लगातार 50 साल तक एक भी दिन मिस किए बिना लगातार 50 साल तक जिम में जाकर अगर वो कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी कैसी होगी? उसके डोले-शोले कैसे होंगे? एकदम मजबूत, जोरदार। लेकिन अगर वो इंसान भी जो 50 साल से एक्सरसाइज जिम में जाके करता था, अगर वो इंसान अगले 6 महीने एक भी दिन जिम में ना जाए और कोई एक्सरसाइज या कसरत ना करे, तो उसका बॉडी डल होना शुरू हो जाएगा। अगर सही इस्तेमाल किया तो आपका प्रोग्रेस है, नहीं किया ऐसा ही छोड़ दिया तो नीचे तो जाने वाली है, ये हकीकत है। अभी जैसे कि बात करें हम सभी लोग स्कूल में पढ़ाई किए, हमको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे, सवाल पूछे जाते थे कि अगर इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने दिया तो आपको 10 मार्क मिलेंगे और मिले। लेकिन ये आपने गलत उत्तर लिखा, गलत जवाब लिखा या लिखा ही नहीं, तो उसका 0 हो गया। सही लिखा तो 10 मिला, गलत लिखा या नहीं लिखा तो 0। उसी तरीके से कुदरत के अलग नियम है। अगर आपने सही किया तो आपको 10 गुना रिजल्ट मिला, 10 मार्क मिले, लेकिन अगर गलत किया तो -30 है। सही किया तो 10 मार्क मिले, नहीं किया गलत लिखा तो माइनस या छोड़ दिया तो -30, -30। वहाँ पर बैलेंस नहीं है, 0 नहीं है, या आप ऊपर गए या नीचे गए। सांप-सीढ़ी की गेम आपको पता है ना, सांप-सीढ़ी जो हम खेले हैं, तो पता होगा। या आप सीधे ऊपर जाके सीढ़ी की मदद से
या कोई गलत सांप के नंबर पे लग गए तो सीधा बीच में कुछ नहीं होता है उसमें। बस हमारी जिंदगी में बिल्कुल वैसा है, या ऊपर जाएंगे या बिल्कुल नीचे रहेंगे, बीच जैसा कुछ नहीं होता है। तो मैनिफेस्टेशन का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिवली जो चाहे वो सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सीखे और नहीं उपयोग किया तो आज जो चल रहा है वो काल से कुछ कर सकते थे, उसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आज की पूरी बात है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब शब्द, मन और विचार, उसका सही उपयोग कैसे करना। इसलिए आपको एक वाक्य बताता हूँ, जो भी सोचो ना वो सोच के सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं सोचना है, सोच के सोचो कि मुझे क्या सोचना है, ताकि जो भी सोचेंगे उसका रिजल्ट मिलने वाला है। नेगेटिव और गलत सोचा तो उसका मिलेगा, पॉजिटिव और सही सोचा तो उसका मिलेगा। तो जो चाहिए उसके ऊपर हमको सोचना है। अभी दूसरा, शब्द, मन और विचार के प्रयोग का एक प्रैक्टिकल, जो यहाँ पर 1000 परिवार बैठे हैं ना, जो परिवार बैठे हैं, ये समझ पाएंगे क्योंकि उसके जीवन का अनुभव है। मैं अगर मेरी बात करूं, मैं आपके शहर आया और आपने मुझे एक जगह मीटिंग के लिए बुलाया और उससे मैं 20 किलोमीटर दूर हूँ, तो मुझे गाड़ी में आना है, मेरी कार है या मेरी बाइक में मुझे अब तक आना है। लेकिन शाम का समय है, ट्रैफिक का टाइम है और मुझे आपके पास समय पे पहुंचना है। और अगर मैं ये सोचूं, हे भगवान ट्रैफिक ना मिले, हे भगवान ट्रैफिक ना मिले, जरा टाइप करके बताओगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वाक्य, पी या एन? ट्रेलर पर केवल एक बीट फीड करने को लोड किया जा रहा है। तो ट्रेलर के पीछे वाले मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रत्येक नोट यस सर, यस। यस, टाइप करके बताइएगा पी या एन, ये नेगेटिव। मैं अगर ये कहूँ, हे भगवान ट्रैफिक ना मिले, क्यों? मुझे जल्दी या समय पे पहुंचना है। तो जिसने बताया धन्यवाद, ये टोटली नेगेटिव वाक्य है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ कि ट्रैफिक ना मिले। एक्चुअली ये नेगेटिव वाक्य है। पूरा वाक्य आपकी आंखों के सामने आंख बंद करके लेकर आइए। वो पूरे वाक्य में सबसे फोकसेबल वर्ड है, सबसे ज्यादा नजर सबसे पहले किसके ऊपर जाएगी? जो शब्द बड़ा है, ब्रॉड है और सिग्नल की तरह जो चालू बंद लाइट हो रही है, वो शब्द है ट्रैफिक। संचालन क्षेत्र के हमारा फोकस ट्रैफिक पे है। अगर हमने ये सोचा ना, हे भगवान ट्रैफिक ना मिले, तो लिख के रखो गारंटी के साथ, या तो आपको रोज जितना ट्रैफिक है उतना ही मिलेगा या रोज से ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्यों? फोकस ट्रैफिक पे है। जबकि आपको ये बोलना है, हे भगवान रास्ता खाली मिले। चाहिए क्या? खाली रास्ता। तो मार्क करना, मैं तो सालों से, मैं तो कितने लोगों के जीवन में देखा है, अगर आप दूर से देख रहे हो ना कि सिग्नल रेड है, लाल सिग्नल है, लेकिन जैसे उसके करीब पहुंचा वो ग्रीन हो गया, मतलब आपको क्लियर मिला। उसका अगला सिग्नल आपको रेड दिख रहा है, आपके लिए क्लियर हो गया। ये प्रैक्टिस से होगा, चमत्कार नहीं है कुछ। जैसे अपने माइंड को आप कमांड देके उसको प्रैक्टिस में डालेंगे, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहिए क्या? रास्ता खाली। कई लोग है ना बहुत क्रोधी होते, गुस्से वाले होते, उसको थोड़ा भी उंगली करो ना तो आपके 3 घंटे खा जाएंगे। वो 1999 से लेके एक ही स्टोरी आपको बोल रहे हैं और आपको भी मालूम है अगला वाक्य क्या है, लेकिन उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। और वो व्यक्ति कोई अच्छे सत्संग में गया, कोई अच्छे मोटिवेशनल प्रोग्राम में गया, तो उसने ऐसे फैसला किया, कुछ भी हो जाए आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। मार्क माय वर्ड, या तो रोज जितना गुस्सा करेगा या रोज से कुछ ज्यादा करेगा। क्यों? फोकस गुस्से पे। जब भी उसको ये बोलना और सोचना चाहिए कि आज मुझे शांत रहना है। दुनिया में ज्यादातर लोगों का फोकस हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर होता है, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं होता है। जो नहीं चाहिए उसके ऊपर घंटों भर दिनों तक चर्चा करते और सोचते, और जो चाहिए उसके ऊपर कभी सोच विचार नहीं करते। इसलिए आज के बाद आपको ये करना है कि जो चाहिए उसी की बात करनी है, जो नहीं चाहिए उसके नहीं। प्रॉब्लम के ऊपर नहीं फोकस करना है, सॉल्यूशन के ऊपर हमको फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर और एक चीज हम देख लेते हैं। अगला, अगर हम कोई होटल में खाना खाने को गए, हम सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी खाना खाने गए, हम ऑर्डर किसे करते हैं? होटल के वेटर को। अगर हमने उसके पास 400 रुपए की सब्जी या 400 रुपए की थाली मंगवाई तो वेटर हमको वो ला कर देगा। अगर हमने 50 रुपए की चाय मांगी तो वेटर हमको वो ला कर देगा। क्या वेटर हमको सलाह देगा कि भाई साहब आज ये पंजाबी सब्जी या थाली मत खाइए, आप है ना ये थाई आइटम, थाई डिश नहीं बनाइए वो खाइए? बिल्कुल नहीं। आपने मांगा वो ला कर देगा। भाई साहब आप चाय हमेशा पीते हैं, चाय मत पीजिए, हमने कुछ नया जूस इनोवेट किया है, लॉन्च किया है, पहली बार है, आप वो ट्राई कीजिए। उसका एक ही काम है, आपकी हुक्म, आपकी आज्ञा का पालन करना, आपका ऑर्डर मानना, सलाह नहीं देना। आपने जो मांगा वो ला कर देना। उसी तरीके से हमारा मन, हमारे विचार और हमारे शब्द वो हमारा वेटर है। हेलो, हमारा मन, हमारा शब्द और हमारे विचार हमारा वेटर है। वेटर माने नौकर।
और नौकर से काम निकलवाना है, नौकर की नौकरी नहीं करनी। क्या रखरखाव करने नौकर से हमें कभी होटल में जाके ऐसा नहीं किया कि वेटर भाई आज आप बैठ जाओ, सबके ऑर्डर मैं लेता हूँ और सबको डिश लाकर मैं दूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। वो वेटर का काम है और वेटर करता है, तो वेटर से हमें काम निकलवाना है, उनका काम करना नहीं है। उसी तरीके से हमारे शब्द, हमारे मन और हमारे विचार, हमारा वेटर है, हमारा नौकर है, और नौकर से यानी कि मन से काम निकलवाना है, मन का काम करना नहीं है। ज्यादातर कई बार लोग हमें बोलते हैं ना, यार मैं तो मेरे मन की ही करता हूँ भाई, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी का ही करूंगा भाई, इसलिए तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया भाई। अब तो अपने मन की छोड़, जिस मन ने और जिस विचार ने जिंदगी में तुझ कभी बड़ा करने दिया ही नहीं, और तेरी वजह से तेरा परिवार खामियाजा भुगत रहा है, तो मेहरबानी करके अब तो तेरे मन और तेरे विचार को और तेरी मर्जी को छोड़। उसका कारण है हमें हमारे मन से काम निकलवाना है, मन को ऑर्डर देना है, और मन को ऑर्डर देना यानी कि कुदरत के पास मांगना। और आज का मेरा मेन सब्जेक्ट ही वही है, दुनिया में लोगों को कुदरत के पास मांगना आता नहीं है, इसी वजह से वो ज्यादातर लोग दुनिया में साधारण जिंदगी जीते और साधारण मौत मरते। मांगने को आना चाहिए, अपने मन को ऑर्डर दो। बोलते हैं ना जिन, अल्लाउद्दीन का जिन, हम जो मांगे, जो हुक्म मेरे आका, जो चाहिए वो देने को तैयार है, लेकिन अगर हम मांगते ही गलत है, या मांगते नहीं है, या कम मांगते हैं, या गलत तरीके से मांगते हैं, तो हमें एक्चुअल में वो चीज कभी नहीं मिलती। तो हमारी जो आज बात है वो मांगने के ऊपर है, किस प्रकार से मांगा जाए ताकि हमारे जीवन में हम सब कुछ पा सके। अभी यहाँ पर एक चीज हम और समझ लेते हैं कि हमारे जो शब्द है ना, हमारे शब्द जो भी बोलते हैं, फालतू में बकबक करते हैं कुछ लोग, नहीं चाहिए वो चीज बोलते रहते हैं और कंटिन्यूस बोलते ही रहते हैं कुछ लोग, होता है। वर्ड्स की वैल्यू, शब्द की वैल्यू खत्म हो जाती है। हम जो बोलते हैं ना वो तोल तोल के बोलना है। कैसे? हम जो बोलते हैं, हमारे शब्द, हमारे विचार वायुमंडल यानी कि यूनिवर्स में जाते हैं और प्रोसेस होके वही वापस आते हैं। हम सब लोग स्कूल में पढ़ाई किए कभी ना कभी, और काफी बच्चे भी यहाँ पर बैठे होंगे। बारिश कैसे आती है? होता है ना कि भाई नीचे से कुछ कण ऊपर जाते हैं, वो बादल में कन्वर्ट होके, बादल में से पानी इकट्ठा होता है, वो नीचे आता है, वापस वही प्रोसेस चलता है। यानी कि हमारे शब्द और हमारे विचार वायुमंडल में, यूनिवर्स में जाते हैं और वही हमारे पास लौट के वापस आते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, कुदरत का नियम है, और कुदरत कभी देती नहीं है, वो हमेशा लौटाती है। कुदरत देती नहीं है, कुदरत हमें लौटाती है। जितनी जोर से गेंद यानी कि बॉल हम दीवार के ऊपर फेंकेंगे ना, उतने जोर से वो बॉल वापस आएगी। अगर हमारे जीवन में आज कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे इनकम में हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई में हो, चाहे किसी न किसी रूप के कैरियर में हो, तो कभी सामने वाला गलत है ही नहीं, किसी और का दोष है। तो हमको ऑर्डर की अपने मित्र को हार्दिक स्वागत है। आपकी तथा अन्य सभी की सुरक्षा के लिए कृपया निम्नलिखित जो ऑर्डर की वही हमने गलत बोले, गलत विचार किए, उसके ऊपर गलत रट्टा मारा, और हमारी बोली हुई चीज और सोची हुई चीज को कुदरत ने हमको वापस ला कर दी, और हम बोलते उसका दोष है, उसकी गलती है, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मांगा खुद ने गलत और देने वाले के ऊपर दोष देते हो, गलत चीज है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, हम कोई शादी ब्याह में गए, या कोई हमारे परिवार में गेट टुगेदर है, या हमारी बिल्डिंग की सोसाइटी में नीचे कोई फंक्शन है, तो 2, 5, 25, 50 लोग इकट्ठा हुए, सब बैठे हैं, तो मार्क करना कि शुरुआत होती है ना वो पॉजिटिव होती है। अरे भाई तू कैसा है? अरे बढ़िया चल रहा है। अरे वाह तेरे बेटे ने इतनी एग्जाम पास करी। अरे वाह तेरे बेटे का अमेरिका में उसमें एडमिशन हो गया। अरे तुम्हारे बच्चे को अच्छा बिजनेस, नया दुकान तुमने खोला, पॉजिटिव। लेकिन मार्क करना, अगर कोई एक व्यक्ति अगर नेगेटिव बात करना शुरू करे, कोई एक व्यक्ति, तो धीरे धीरे सब लोग उसमें घुलना मिलना शुरू हो जाते हैं। और कैसी कैसी बात करते हैं, तुझे मालूम है कल मेरे साथ क्या हो गया? उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। क्या हो सकता है? भाई मेरा पर्स गिर गया, 2000 का नुकसान गया, तो मेरी गाड़ी को उसने ठोक दिया। अरे यार वो आदमी बहुत बेकार है, मेरा करके गया नुकसान, संभालना, तेरा भी नुकसान न करे। अभी आप मुझे बताइए ईमानदारी से, जो बुरी घटना आज दोपहर को या कल शाम को आपके साथ हुई, जो भी खराब हो गया, वो आपके जीवन में बार बार हो, क्या ये आप चाहते हो? यस और नो, वाई और एन? टाइप कर सकते कोई एक आध व्यक्ति, 2 व्यक्ति? वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नो, धन्यवाद कोहिनूर साहब।
यस, धन्यवाद। सभी वाहनों के बीच जो कल बुरा हमारे जीवन में हो चुका है, अगर वो हम नहीं चाहते तथा ओवरटेक तो न उसके ऊपर चर्चा क्यों करते हैं, करने उसके ऊपर बातें क्यों करते हैं? क्योंकि कुदरत है ना, यूनिवर्स, वो ये नहीं समझती है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। वो इतना ही करती है, आप जो बोले वो रिजल्ट ला कर देती है, आपने जो सोचा, जिसके ऊपर रट्टा मारा, वो रिजल्ट ला कर देती है। क्योंकि कल जो बुरा आपके साथ हुआ ना, वो भूतकाल है। जैसे बोलते हैं ना, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। कल जो हो चुका या आज दोपहर को जो हो चुका, वो भूतकाल है, वो पास्ट है और बड़ी गुफा है। और वो जो पल है, वो घटना है, वो समय है, वो अनंतकालीन गुफा में हमेशा के लिए चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। थोड़ा और आसान करूँ, हम कभी ना कभी नदी, तालाब, नदी में नहाने गए और नदी में पाँव रखते हैं। हम कभी एक नदी में दोबारा पैर नहीं रखते। समझाऊँ कैसे? क्योंकि नदी का पानी कंटिन्यूअस लगातार बहता रहता है। जिस पानी पे अभी पैर रखा, अगले 100 साल में कभी दोबारा उस जगह पैर नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस पानी के ऊपर पैर रखा था, वो पानी तो निकल गया आगे। अभी जब अगला पैर रखोगे, वापस दोबारा आओगे, पैर रखोगे या 2 मिनट बाद वापस पैर रखोगे, तो नया पानी आ चुका है। वो पानी तो निकल गया। समझ में आ रहा है? उस तरीके से जो घटना बुरी हमारे साथ हो चुकी है, चाहे कितने भी सालों पहले हो चुकी है, या किसी और ने बुरा किया, किसी की चुगली करते उसने गलत किया, तो हमारी लाइफ में वो रिपीटेडली होना शुरू होता है। जो चाहिए उसके ऊपर बात करो, जो चाहिए उसके ऊपर चर्चा करो, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर डिस्कस मत करो। हमारे परिवार में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हस्बैंड वाइफ, हमारी टीम है, अगर कोई इंसान एक गलती कर लिया, हम तह तक जाते हैं और तब तक कोशिश सामने वाला परेशान हो जाता है। ना उसमें सुधार आता है, ना उसको हमारे प्रति सद्भाव टिकता है, और कहीं न कहीं मानसिक तौर पे भले एक ही घर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, मजबूरी है, घर छोड़ के जा नहीं सकते, लेकिन उसको सद्भाव नहीं है, बस अब जी रहे हैं, क्यों? मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि गलतियाँ हम छोड़ते नहीं। जो चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करो, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर कभी चर्चा मत करो। ये सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, यहाँ पर हम एक चीज़ और चाहिए कि पॉज़िटिव बोलो। देखो, मुझे मालूम है कभी ऐसा होता है ना, यार सर पे 50 लाख का कर्जा है यार, बेटा फेल होके आ गया, यार घर पे इनकम के वांदे, खाने के वांदे, यार कितनी भी मेहनत करूँ, लोग जुड़ते ही नहीं है। होता है किसी के साथ, ऐसा होता है, कितनी भी मेहनत करूँ, जॉइनिंग नहीं आ रहा है, या कितनी भी मेहनत करूँ, हेल्थ में बदलाव नहीं आ रहा है, कितनी भी दवाई लूँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डॉक्टर की दवाई डॉक्टर बदले लेकिन हेल्थ में बदलाव नहीं आया, तो इंसान नर्वस हो जाता है। उसमें भी पॉज़िटिव रहो, खुश रहने की कोशिश करो, एक्टिंग करो। सर, आप बोलेंगे एक्टिंग करने से क्या हो सकता है और एक्टिंग कैसे कर पाएँगे ऐसे माहौल में जब मन दुखी है तो? ठीक करो एक्टिंग, एक्टिंग से रिज़ल्ट आता है। हम फ़िल्में देखते हैं, फ़िल्मों में सामने वाला हीरो या कॉमेडियन अगर हँसाता है तो हम हँसते भी हैं, और कोई दुर्घटना हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो हीरो अगर दुखी है, हीरो के जीवन में कुछ गलत हो गया, तो हम रोते भी और दुखी भी होते हैं। हमको मालूम है ना कि वो एक्टिंग है, रियल में कुछ भी नहीं है। उसके जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं है और उसे ये एक्टिंग करने का पैसा मिला है। समझो एक बात है, लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को मान के, सच मान के हम रोते हैं या हँसते हैं ना, तो बस मैं वही बोल रहा हूँ, खुश रहने की एक्टिंग तो करो। कितनी भी हालत फटी पड़ी है, मुस्कुराहट दो, क्योंकि आपको हँसते हुए देखकर सामने वाले को भी हँसना पड़ेगा, और वो हँसा, हो सकता है वो कोई टेंशन के विचार में, कोई चिंता के विचार में रास्ते में चल रहा है, लेकिन आपने उसके सामने स्माइल दिया, तो उसके चेहरे पे भी 2 सेकंड के लिए स्माइल आई, उसके विचार को स्टॉपेज मिला, वो अटक गया। तो पॉजिटिव रहो, एक्टिंग करो। अगर एक्टिंग करते रहे ना, जिस चीज़ की आप लगातार एक्टिंग करोगे, वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल में, रियलिटी में होना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? कि धीरे-धीरे में आपको जब बिज़नेस का पार्ट आएगा ना, तो आप हिल जाएँगे, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, कि एक्टिंग से क्या होता है। फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे रखो, प्रॉब्लम पे कभी मत करो। ये बात मेरी बार-बार आएगी, जो चाहिए उसके ऊपर चर्चा करो, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन मत करो, और भूतकाल की बुरी बातों को अंदर दफना दो, उसमें से अच्छी सीख लेकर आगे बढ़ो। ये पूरा सार है, लेकिन हमें माँगना सीखना है, क्या और कैसे माँगना, धीरे-धीरे हम उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएँ बैठे हैं, हमारे माता-पिता, बड़े बूढ़े-बुजुर्ग भी जो बैठे हैं, जीवन भर का अनुभव है।
जब हम लोग पैसे बचाते हैं ना, सेविंग करते हैं, हमारे पैसे को हम सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे गोल्ड लेते हैं, एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं। तो ज्यादातर एक शब्द आपको टाइप करना है, सिर्फ ये कोहिनूर साहब बोलेंगे ऐसा नहीं, अगर यहाँ पर बैठे टाइप करके बताइएगा, हम जब पैसे सेव करते, बचत करते, तो ज्यादातर हमारे मन में सोच क्या होती है, क्या सोचकर हम पैसे बचाते बनाए रखें तथा ओवरटेक न करें। बताइए पेंडेंट कार्य कर रहे कर्मचारी कंटेनमेंट ट्रैप यार, 1000 लोग बैठे हैं ना, क्षेत्र के निकट अतिरिक्त सावधानी और सुरक्षित क्या सोचते हैं? फ्यूचर पर्पस। ओके, कोई दूसरा जवाब? बिल्कुल सही, कल के लिए बिल्कुल सही जवाब। और कोई तीसरा जवाब? पी माने स्वयं पी क्या है? ठीक है, आगे काम आएगा, बिल्कुल सही जवाब। ओके, और किसी को बोलना है आगे कुछ के अंदर अवस्था के लिए, कल के लिए? ओके ओके, ठीक है, आप सब सही हो, और आप सही के आज सही बोला सब। कौन है बुरे काम के लिए? कौन बोला? वेरी गुड वेरी गुड। यस, फ्यूचर के लिए। कौन सा फ्यूचर? यस, फॉर एन इमरजेंसी। ज्यादातर लोग पैसे बचाते हैं ना, तो बचाते वक्त ये सोचते हैं कल कोई इमरजेंसी आएगी ना तो काम आएगा। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता ने परंपरा से, उनकी गलती नहीं है, उनको पता नहीं है इसलिए। जबकि मैं भी जब छोटा था तब मैं थोड़ा कहीं भी खर्चा ज्यादा करूँ ना, तो मेरे माता पिता मुझे बोलते बेटे फालतू में खर्चा मत कर, ये आदत पड़ जाएगी तो भविष्य में तेरा बुरा होगा। ऐसे कुछ इमरजेंसी के लिए बचा, कल कोई तकलीफ आ गई, बुरे दिन आएंगे तो ये पैसे काम आएंगे। अब ऊपर वाला सोचता है, कुदरत, कि इसने पूरी जिंदगी मेहनत कर करके बुरे दिन के लिए, इमरजेंसी के लिए पैसे बचाए हैं, और अगर मैं इसके जीवन में इमरजेंसी या बुरे दिन नहीं लाऊं, इसका मुझसे भरोसा उड़ जाएगा। तो परिवार में किसी को बड़ी बीमारी दे दी, किसी को कैंसर दे दिया, बिजनेस में लॉस दे दिया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल आए कि आपका बिजनेस चौपट हो गया, और उस वक्त आपने वो इमरजेंसी फंड जो बचाया हुआ सालों का पैसा निकाला, और सोचते हैं हाय देखा कि इमरजेंसी के लिए, बुरे वक्त के लिए बचाया तो आज काम आ गया ना। अब एक गधे, तूने बोल बोल के कुदरत को मजबूर किया इमरजेंसी लाने के लिए, बुरा वक्त लाने के लिए, जबकि तू पैसे बचाते वक्त ये भी तो सोच सकता था ना, ये मेरा अपॉर्चुनिटी फंड है, इमरजेंसी फंड नहीं, अपॉर्चुनिटी। आज मैं पैसे बचा रहा हूँ, थोड़े बहुत मैं पैसे बचा रहा हूँ, कल जब जीवन में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा मौका ना, जहां से मेरे पैसे को मैं 25 गुना 50 गुना कर सकूं, तो उस वक्त ये पैसे उधर लगाऊंगा। और मार्क माय वर्ड, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जीवन में कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आती है, अचानक आपके सामने कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्लॉट आ गया, और आपने उसमें पैसे लगाया, 3 साल में उसका पैसा 4 गुना हो गया। आपने सन 2008 में है ना, सन 2008 में बहुत बड़ी मंदी, अगर आपको याद हो तो, क्राइसिस आया था, जिसमें पूरी दुनिया में भयानक मंदी थी, और शेयर मार्केट के इतिहास का सबसे बुरा दौर सन 2008 में चल रहा था। तो उसमें अच्छों ने पैसे गवा दिए, और घर बार बेचने पड़े, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर दी। लेकिन उस समय भी कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के बहुत अच्छे पैसे बनाए भी। और जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उसके वीडियो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो बोलते कि सब लोगों ने पैसे गवाए, तो आपने ऐसा क्या किया, आपने ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट पे पैसे लगाए कि आपको नुकसान नहीं हुआ, उल्टा आप कमाए? बोलते ऐसा तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं बचपन से एक ही चीज सोचता हूँ कि मैं जिधर हाथ डालूंगा ना उधर सोना ही मिलेगा, मैं जिधर हाथ डालूंगा उधर सोना मिलेगा। मुझे ये जीवन में कुदरत ने सफल होने के लिए भेजा है, और मेरे लिए हर दिन अच्छा है, तो मैंने पैसे लगाए तो मेरा काम हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अपॉर्चुनिटी फंड। समझ में आ रहा है? अगर आप पैसे ऐसी जगह लगाओगे ना जहां से आपने कोई अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया, पैसा बढ़ा, कोई आपके गांव में मंदिर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, किसी को पढ़ाई के लिए आपने पैसे दिए, इसको भी अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट किया, घर लिया, गोल्ड लिया, उसको ही अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, ऐसा नहीं। आपने किसी के जीवन में वो आगे बढ़े, सुखी हो, उसके लिए आपकी मेहनत का पैसा लगा। और कुदरत का नियम है, कुदरत देती नहीं है, लौटाती है। या तो कुदरत आपको बुरा वक्त आने नहीं देगी अगर आपने किसी का भला किया है तो, या तो आपका बुरा वक्त आया तो ईश्वर किसी न किसी दूत को भेज देके आपका बुरा वक्त दूर करने के लिए। तो हमारा पैसा अपॉर्चुनिटी के लिए काम आया। तो अगर अपॉर्चुनिटी फंड सोच के बचाएंगे तो अपॉर्चुनिटी आएंगी, और इमरजेंसी फंड सोच के बचाएंगे तो इमरजेंसी आएंगी। दूसरा, मेरे जीवन में मेरी 16 साल की उम्र से लेके, मेरी खुद की 16 साल की उम्र से लेके आज तक मैंने सिर्फ सेल, मार्केटिंग और काउंसलिंग किया है। सेल माने बेचना, मार्केटिंग माने प्रचार, काउंसलिंग माने लोगों की नेगेटिविटी को दूर करके उनके तकलीफों को सुन के उनको मार्गदर्शन और सलाह देना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और मैंने एक चीज हमेशा
मार्क किया है, पीछे वाले ये आपके परिवारों में हो सकता है कई बार हुआ है। अगर हुआ है तो आज के बाद ये बंद कर देना, नहीं तो बहुत बुरी नियम का पालन करें। अवस्था में पहुंचे। हम किसी के घर जाते या कोई हमारे घर आते या कोई गेट टुगेदर होता है, तो कभी कभार मजाक में अनजाने में ऐसे बोलते, बाप रे आजकल के बच्चे तो खतरनाक है, कोई भरोसा ही नहीं। हमारी जिस उम्र में थोड़ा हंसी आएगी, बट जिस हम उम्र में हमको चड्डी पहनने की या नाक साफ करने की अक्ल, इस उम्र में उनको पूरी दुनिया का नॉलेज है। अभी हमने पैदा किया है, हमको उसको पढ़ाना, लिखाना, शादी करवाना, उसको सेट करना है। बाकी बच्चों का, आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है कि बड़े होके या शादी के बाद हमको रखेंगे या नहीं, हमारे साथ रहेंगे या नहीं, या हमें उनके साथ रखेंगे या नहीं। और मालूम नहीं आजकल के बच्चे कैसे हैं। खुद के लिए लड़की खुद ही ढूंढ के आएंगे ऐसा लगता है, या खुद के लिए लड़का खुद ही ढूंढ के आएंगे। हमारे लिए रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मालूम नहीं कैसा करेंगे पता नहीं। अब इसमें क्या बोला, सबसे पहला हमारे बच्चे जब वो बड़े हो गए तभी हमको रखेंगे या नहीं, हमारी सेवा करेंगे या नहीं। और दूसरा, बड़े होके मालूम नहीं आजकल के बच्चे जो लव मैरिज, ये अफेयर, ये सब जो दुनिया भर में चल रहा है, खुद ही ढूंढ के आएंगे या हमारे लिए रखेंगे। भाई क्यों अपनी जिंदगी की वाट लगा रहे हो ये शब्द बोल बोल के? या मजाक है या सीरियस है? अगर मजाक भी किया है तो सीरियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आज की तारीख में ना, मैंने कई लोग अपने जीवन में ऐसे देखे कि बच्चे की शादी हो गई 6 महीना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सैकड़ों किस्से देखे मेरे जीवन में, इतने सारे शहर घूमता हूँ, हजारों परिवारों को मिलता हूँ। तो होता ये है कि बच्चे की शादी के 6 महीने बाद वो बेटा कहीं अलग हो गया। अलग माने या तो कोई पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया। अगर विदेश गया तो टेंशन नहीं है, क्यों? वो कमाने के लिए गए, रिलेशन तो चालू है, वहां से डॉलर या पाउंड भेज रहे हैं, और साल 2 साल में एक बार 1 महीने के लिए घर भी आ रहा है, रिलेशन अच्छा है। लेकिन घर 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट का घर है, चाहे तो इसमें 100 लोग रह सकते हैं, फिर भी 100 लोग सो सकते हैं, फिर भी 8 लोग का परिवार है, फिर भी शादी के बाद 2 लोग चले क्यों गए? वो भी किधर गए मालूम है? घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर। वो विदेश गया, वो समझ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा घर होने के बाद दूर चला गया, यानी कि अलग हो गया, तो उस वक्त माँ बाप क्या बोलते हैं? कलयुग है, घोर कलयुग है। बच्चों के लिए पेट काट के इतना सब कुछ किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, हमारे सपनों के साथ समझौता किया, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए, उसके फ्यूचर के लिए इतना किया, और आज देखो घोर कलयुग। मेरी शादी हो गई, आगे बढ़े, पंख आ गए, बच्चे चले गए, कहीं न कहीं मुझे उस बच्चों में गलती नहीं लगती। नियम का पालन करें। बार-बार बोल-बोल के, रट्टा मार के कुदरत को मजबूर कर दिया, और जो हमने माँगा वो कुदरत ने दिया। जबकि बोलना और सोचना है तो हम ये भी सोच सकते और बोल सकते हैं ना, यार मेरा परिवार मतलब दुनिया का सबसे बढ़िया परिवार, सबसे बढ़िया। मेरे बेटे-बेटी, मेरी बेटी को भी इतना बढ़िया शादी के बाद घर मिलने वाला है कि शायद मुझे भी याद रखे या ना रखे, और मेरे घर जो बहू आएगी वो मेरी बेटी की कमी पूरी करेगी। हम ज़िंदगी भर सब साथ में रहेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे। सोचने में और बोलने में जाता क्या है? फ्री पड़ता है, कोई पैसा नहीं है। अगर इसके ऊपर रट्टा मारना या सोचना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका काम वैसे हो सकता है। अब हमारे वहाँ जवान बेटी है, शादी करवानी है, तो कभी-कभार हम क्या बोलते हैं, बेटी को के लिए तैयार ज़रूर करो कि उसे घर का काम आना चाहिए, परिवार के साथ तमीज़ से बात करना आना चाहिए, व्यवहार आना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर है ना, कभी-कभी हम डराते कि बेटे तुझे इधर जितने मज़े करने कर ले, शादी के बाद ससुराल कैसा मिलेगा मालूम नहीं। उधर ये तेरे सारे नखरे, लफड़े, मगजमारी, ज़िद, ये सब नहीं चलेगा। तो तुझे अभी तैयारी करवाओ, लेकिन ये माइंड में मत डालो कि परिवार कैसा मिलेगा, शादी के बाद ये होगा, सासू ऐसी होती है। तो रियल में है ना, 2 साल ससुराल में सब बराबर था। ये सब सत्य बता रहा हूँ, 2 साल ससुराल में सब बराबर था। लेकिन जैसे ही एक दिन कोई झगड़ा या मगजमारी हुई ना, तो याद आएगा, मेरी मम्मी सही बोल रही थी। सासू ने ओरिजिनल रूप प्रकट किया। एक्चुअल में सासू बुरी ही है कि 2 साल नाटक किया अच्छा होने का। लेकिन अगर पहले से बोला होता कि परिवार बेटे तेरे को अच्छा ही मिलेगा, तेरे को अच्छे से रहना है, सब कुछ ये करना है, तू उधर जाके शायद माँ को भी भूल जाएगी, इतना अच्छा परिवार मिलेगा। और रियल में सासू का स्वभाव थोड़ा बुरा है, लेकिन बीच-बीच में बहू के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लिया ना, तो उसका मतलब वो ये सोचेगी एक्चुअल में सासू अच्छी है, बीच में बुरा होने का नाटक करती है। समझ में आ रहा है? माइंडसेट चेंज होता है। तो जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। अभी ये मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल, अब मैं टॉपिक की गहराई में जा रहा हूँ। मैं जानबूझ के धीरे-धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि हर उम्र के लोग बैठे हैं। मैं इसको फुल स्पीड में ले सकता हूँ, पर सब समझ नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, उसके हम पूरे जीवन में फायदा उठा सकते हैं। रिलेशनशिप में, यानी कि रिश्तों में, हेल्थ में और बिजनेस में। मैं थोड़ा डीप में बात करूंगा।
और नदी रिलेशनशिप में मतलब कैसे? आज की तारीख में पूरी दुनिया में रिलेशनशिप में यानी कि रिश्तों में भयानक इश्यू है, भयानक समस्या है। दुनिया के ज्यादातर देश आपस में लड़ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन देखो 4 साल हो गया, 5वां साल चालू है। फिर ये इजराइल और हमास ये देखो चालू है। साउथ अमेरिका में 2 देश चालू है। अभी वियतनाम का नहीं, अपना ये हांगकांग कुछ मगजमारी उधर भी चालू है। वहां पर भी चाइना वाले अटैक करने की सोच रहे हैं कि मुझे हांगकांग पे पूरा कब्जा करना है। दुनिया के ज्यादातर या कई देश लड़ रहे हैं। दूसरी 2 भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी कहीं ना कहीं ईगो लड़ रहे हैं। बाप बेटे की नहीं जमती, सास बहू में प्रॉब्लम है, बिजनेस पार्टनर में प्रॉब्लम है, कहीं अपलाइन डाउनलाइन में भी कुछ ईगो इश्यू है, प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में इश्यू है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कम्युनिकेशन गैप और एक है परिवार में जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब क्या? तो आपको अच्छा पैसा कमाना है ना, आप बोलोगे यार ये एमएलएम छोड़ के हमारी कंपनी छोड़ के ये सब क्या कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं लाइफ की 7 पिलर के ऊपर बात करूंगा। अगर 7 पिलर परफेक्ट है ना, तो आज आप जिधर हो ना उससे पैसे में भी कई गुना आगे होगा। ये मेरी हकीकत है, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक चीज समझते हैं, जनरेशन गैप का मतलब क्या? बाप और बेटे के बीच में, माँ और बेटी के बीच में, या सास और बहू के बीच में झगड़े, मगजमारी, ईगो और इश्यू क्यों होते हैं, उसका मैं साइकोलॉजिकल कारण आपको देता हूँ। देखो, पिताजी है बच्चे के मुकाबले या सासू के मुकाबले बहू 25 साल पहले पैदा हुई है। पिताजी और सासू बच्चे के मुकाबले या बहू के मुकाबले 20, 25, 30 साल पहले पैदा हुए और बच्चा 25, 30 साल बाद पैदा हो गया। तो माँ बाप का जो है ना अपब्रिंगिंग, जो बड़े हुए, वो वातावरण अलग था, तौर तरीके अलग थे, टेक्नोलॉजी अलग थी, उस समय के माँ बाप के जीने का स्टाइल अलग था। तो हमारे माँ बाप ऐसे तैयार हुए। हम जो बच्चे हैं, जो बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो माँ बाप के मुकाबले 25-30 साल बाद पैदा हो गए, जहाँ टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, दुनिया में काफी कुछ बदलाव आ चुका है। पहले जो आजादी माँ बाप को मिलती थी या नहीं मिलती थी, उससे कई गुना आजादी आज के बच्चे भुगत रहे। तो माँ बाप को क्या लगता है, हमारे जमाने में तो हम ऐसे जीते थे, आजकल के बच्चे तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, किसी का सुनते ही नहीं है। और बच्चे सोचते हैं यार ये क्या माँ बाप है, 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, ये कोई 18वीं सदी चालू है। हमारा जमाना अलग है, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि लोग दोनों को लगता है मैं सही हूँ तू गलत है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह किस तरीके से सही है ये समझो। उसका एक ही कारण है, जनरेशन गैप। दोनों ने अलग अलग समय पे अपनी दुनिया, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, किसी ने यहाँ से शुरू किया था तो किसी ने यहाँ से शुरू किया है, समझ में आ गया? तो शुरू जिसने जितना है ना उतना लेटेस्ट है। अगर आपके जीवन में मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता या लेट आता है, तो जितना लेट है उतना लेटेस्ट आएगा, ये भी समझ के रखो। तो उसका कारण यहाँ पे मैंने कहा जनरेशन गैप। चलो बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में जनरेशन गैप है, लेकिन पति पत्नी के बीच में तो 1 या 2 साल या 3 साल का फर्क होता है ना, ज्यादा फर्क नहीं है। तो उसमें जनरेशन गैप क्यों है? जनरेशन गैप है, सॉरी, उसमें मगजमारी, ईगो, लफड़े, डाइवोर्स क्यों है? उसमें तो कोई जनरेशन गैप नहीं। उसका कारण ये है, सीए बनना है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोर्स और कॉलेज दोनों है। लॉयर बनना है, उसके बाद हमको कुछ प्रोफेसर बनना है, उसकी भी ट्रेनिंग है। डॉक्टर बनना है, उसके भी कोर्स और कॉलेज है। लेकिन अच्छा पिता बनना है, अच्छी माता बनना है, अच्छा पुत्र बनना है, अच्छी पत्नी बननी है, अच्छा पति बनना है, अच्छा अपलाइन बनना है, अच्छा डाउनलाइन बनना है, अच्छा पार्टनर बनना है, अच्छा पड़ोसी बनना है, अच्छा बॉस बनना है, अच्छा मालिक बनना है, अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए कोई कोर्स और ट्रेनिंग नहीं है, तो आदमी ऐसे ही जिंदगी पूरी कर लेता है। और जो रिश्तों का हम आनंद ले सकते हैं, इस जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद अगर कोई है ना, तो वो आपसी रिश्तों का है, और वो आनंद नहीं उठा पाते। मैं यहाँ पर आपको एक सत्य घटना 1.5 मिनट की बताता हूँ। दुनिया में एक ऐसी जगह, एक किताब में ये सब लिखा है, दुनिया में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कई ऐसी बीमारी है कि जिसका आज भी अमेरिकन मेडिकल साइंस भी उस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई है। और किसी को ऐसी बीमारी हो गई तो उसके परिवार को उसको अपने घर में रखना ही नहीं है, और वो ज्यादा से ज्यादा अभी 2 महीना जिएगा, उससे ऊपर नहीं। और उसे घर में रख ही नहीं सकते, उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल और स्पेशल नर्स होती है, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही जगह पे, और वो कोई टापू के ऊपर है। हकीकत में आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, टापू के ऊपर है, और वहां उसे गवर्नमेंट की ओर से भेजा जाता है ताकि उसके देश में किसी को ये नुकसान ना हो। और वहां ये प्रोसेस की गई थी और हमेशा की जाती है
अभी उन्होंने 1000 लोगों के ऊपर एक सवाल पूछे, जो आते हैं ना उसको एक प्रश्न पत्र क्वेश्चन देते, आपको उसका जवाब देना है कि आपके जिंदगी के ऐसे कौन से बड़े 5 अफसोस है, 5 अफसोस कि आपको अगर नई जिंदगी मिले या आपका बीमारी ठीक हो जाए और पूरे आप 100 साल जिए, तो उस अफसोस को वापस कभी ना वैसी जिंदगी जिएंगे। तो सबने अलग-अलग कारण लिखे, लेकिन 100% 100 बोल रहा हूँ, 99 नहीं, 100% एक अफसोस कॉमन था कि काश भगवान मुझे जिंदगी लंबी कर दे, ठीक कर दे, या मुझे नई जिंदगी मनुष्य के तौर पे दे, तो मैं मेरे परिवार के साथ जो ढंग से, अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से जो नहीं जी पाया हूँ, कभी ईगो में झगड़ा, मगजमारी, उसकी सुनी नहीं, उसको कभी टाइम नहीं दिया बिजनेस के नाम पे, कुछ नहीं किया। मैं अपने परिवार के साथ वो जिंदगी जीना चाहता हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं जी। बस ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अफसोस है और ये हकीकत है, ये फैक्ट है। तो रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है, रिलेशन। हम वो तैयारी नहीं करते और ना हमको कभी किसी ने तैयार किया है। तो हमारा सबसे बड़ा काम है उसके ऊपर काम करना, रिलेशन। अब रिलेशन में सक्सेस चाहिए, आपके बिजनेस जो एमएलएम कर रहे हो उसमें सक्सेस चाहिए, जिंदगी की हर फील्ड में सक्सेस चाहिए, तो मैं अगला जो वाक्य बोल रहा हूँ ना, उसको छाती के अंदर उतार दो, उसको स्कैन करके अंदर लिख दो। और वो चीज ये लिखने को पेपर में नहीं, अंदर उतार रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बात ये है, सामने वाले के इंटरेस्ट में, सामने वाले के इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है। मतलब अगर आप पति हो, आपकी पत्नी के कई शौक, कुछ इंटरेस्ट ऐसे है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, या पत्नी है उसको अपने पति या अपने बच्चे के इंटरेस्ट में कुछ ऐसे शौक है जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। देखो दुनिया में हर इंसान अलग है, कुदरत ने हर किसी को अलग बनाया है। एक चीज ध्यान में रखना, जो हमसे अलग है ना, हम उसके साथ वेवलेंथ मैच नहीं कर पाते। उसमें एक चीज ध्यान में रखना है, वो हमसे अलग है, वो गलत नहीं है, बस हमसे अलग है। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। अगर सामने वाले के इंटरेस्ट में हमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे मालूम भी है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है, फिर से दोहराता हूँ, सामने वाले के इंटरेस्ट में यदि हम अपना इंटरेस्ट लेना शुरू करें, तो हमारे इंटरेस्ट में सामने वाला उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक लेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ आपको जिंदगी। वाओ वाओ, अमेजिंग। सामने वाले के इंटरेस्ट में अगर आप अपना इंटरेस्ट लोगे, तो आपके इंटरेस्ट में वो खुद का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक लेगा। मैं उसका आपको, मेरे पास तो हजारों एग्जांपल है, मेरा काम ये है, मैं एक आपको सत्य घटना बताता हूँ। और वो सत्य घटना मुंबई का, मैं रहता मुंबई में हूँ। अगर मुंबई में कभी आप आए हो तो दादर के बाजू में माटुंगा करके एरिया है, शायद कभी आए हो तो पता होगा। सन 2011 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है। सन 2011 में एक पिता, बूढ़े बुजुर्ग, मतलब करीब 50 साल के आसपास के पिता हमारे पास आए प्रोग्राम खत्म होने के बाद, और बोलता है मुझे कुछ भी करके 10 मिनट चाहिए, आपको मेरी बात सुननी है। बोलिए साहब क्या है? बोलता है मैं मेरे बेटे से बहुत परेशान हूँ, कंटाल चुका हूँ, या मैं घर छोड़ के चला जाऊँ या मैं चाहता हूँ मेरा बेटा घर छोड़ के चला जाए, दोनों एक साथ रह नहीं सकते और हमारा पूरा परिवार परेशान है और मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बदल जाए। आप कुछ करो कि मैं उसको रास्ता बताओ कि मैं उसको सुधारूं। हम पहले पूछा प्रॉब्लम क्या है? कहते मेरे घर की प्रॉब्लम है मेरा बेटा, और मेरे बेटे का इंटरेस्ट है क्रिकेट। मुझे क्रिकेट से नफरत है और उसको क्रिकेट के सिवा कुछ सूझता नहीं है। खाना क्रिकेट, पीना क्रिकेट, सोना क्रिकेट, सपना क्रिकेट, सोचना क्रिकेट, पीना क्रिकेट, रात को नींद में भी क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और मुझे क्रिकेट से चिढ़ है। उसके साथ पढ़ने वाले, उन्होंने अच्छे परसेंटेज लाए, आज वो लोग अच्छा कैरियर शुरू किया, और मेरा बेटे को क्रिकेटर बनने का भूत सवार है। मैं चाहता हूँ आप कुछ भी करो, वो सुधर जाए, बदल जाए और उसका क्रिकेट का नशा उतर जाए, ऐसी आप मुझे रास्ता बताओ। तो हमारी ओर से उनको जवाब दिया, क्या आप ये चाहते हो कि वो क्रिकेट छोड़ दे, या आप ये चाहते हो कि आपका उनसे रिश्ता मजबूत हो जाए? एक सेकंड तो सोचने पड़ेगा। नहीं, मेरा उनसे रिश्ता, हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाए। तो मैं जो बोलूँ वो आपको करना पड़ेगा, आप नहीं चाहो तो भी करना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो और डॉक्टर कड़वी दवाई और इंजेक्शन दे, इंजेक्शन चुभता है और दवाई कड़वी लगती है, लेकिन ठीक होना है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बीमार ज्यादा रहो और मर जाओ, तो करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने उसको कहा यहाँ से जानने के बाद कल से आप बेटे के क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। भाई साहब, सर आप समझे नहीं, हम परेशान है, हमें उसका छुड़वाना है, आप मुझे धंधे पे लगा रहे हो। आपको करना है तो करो, उपाय यही है, नहीं तो बैठ के बात करके मतलब नहीं है। मैं दवाई और इंजेक्शन दिया, बोला ठीक है चलो मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया दूसरे दिन, जब उनका घर, ये आपके पूरी लाइफ के लिए आपको बता रहा हूँ, आपके एमएलएम बिजनेस के लिए भी आपको बता रहा हूँ, ये काम आएगा। उन्होंने क्या किया, उनका घर एक ऐसे वातावरण में था
कि बेटा अगर बाइक से घर आवे ना तो घर की खिड़की से ही देखता है कि बेटा दूर से आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि जब बेटा घर के अंदर एंट्री लेना उससे पहले क्रिकेट के 2-3 चैनल उस वक्त ESPN, स्टार स्पोर्ट्स ऐसी कुछ चैनल हुआ करती थी। तो उस चैनल में पुराने रिकॉर्डिंग या लाइव क्रिकेट भी आते थे हाइलाइट, तो उसमें तुरंत चालू करके बैठ गए और बेटा घर के अंदर आया और बेटा देख रहा है कि पिताजी और क्रिकेट। माँ के सामने किचन में इशारा किया, माँ बोलते मुझे भी ऐसा नहीं मालूम। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चला। ये बेटा सोच में कि पिताजी का ठिकाने पे तो है ना दिमाग, ये हो क्या गया उसको? किसी ने नींबू मिर्ची तो नहीं घुमाई है ना? 15 दिन गए, फिर 1 दिन बेटा आया घर। बेटा ये WI मतलब क्या? पिताजी आपको क्या काम है? ये क्या कर क्या रहे हो? हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलते वो सब छोड़ बेटा WI मतलब क्या? वेस्ट इंडीज। NZ मतलब न्यूजीलैंड। ठीक है जा। और थोड़े दिन गए। ये बेटा वो आदमी पीछे खड़ा है, स्टंप के पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं? बेटा सोच में पड़ गया यार ये जानवर सुधर कैसे गया? ऐसा कैसे हो गया? वो बोलता है विकेट कीपर। ओके। फिर कुछ दिन बाद पिताजी ने बॉम्ब फोड़ा लास्ट में। बेटे मेरी इच्छा है तू मुझे क्रिकेट खेलना सिखाएगा? अब बेटा बोल रहे पापा प्लीज मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, मैं दिन रात यही सोच रहा हूँ कि मेरे पापा अचानक क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे आप लेना शुरू हो गए, क्या हो गया, किधर गए थे, क्या है मेरे को आप बताओ। बेटा कुछ नहीं, तू मेरा बेटा है, तू क्रिकेट खेल रहा है तो तू मुझे सोचा कि हल ना मैं भी इंटरेस्ट लूं, बाप बेटे दोनों साथ में खेल सकते हैं। तो वो दुकान से जाकर स्पोर्ट्स की दुकान से जाकर क्रिकेट की किट, सीजन बॉल, ये सब वो बड़ा बड़ा महंगा महंगा लेकर आए। हुआ यूं, ये आप गूगल पे चेक करना जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। सन 2011 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान भारत में आने वाली थी और 5 वनडे और 3 टेस्ट का सीरीज था। ये पिताजी ने क्या किया, बेटे को पूछे बिना हिंदुस्तान में जिस जिस जगह पे वनडे और टेस्ट मैच होने वाली थी वहां की VIP स्टैंड की टिकट उन्होंने बुक करवा ली और क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम जिस होटल में रहने वाली थी उसने उस होटल का बुकिंग किया। टोटल कुल मिलाकर 1.25 महीना था। पिताजी ने अपने काम से छुट्टी ले लिया और कुछ लाख मतलब उस समय के हिसाब से जो है वो सेविंग उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और वो दोनों बाप बेटे 1.25 महीने की टूर उन्होंने किया। और उसके 6 साढ़े 6 महीने के बाद वो पूरा परिवार हमारे पास आके बोलता है कि आपने उस दिन जो स्लोगन दिया था जो मैं मानने को तैयार नहीं था, कड़वी दवाई और इंजेक्शन समझ के लिया, वो मुझे आज मेरा काम आ गया। और वो ये था कि सामने वाले के इंटरेस्ट में अगर आप अपना इंटरेस्ट लेते हो तो आपके इंटरेस्ट में सामने वाला उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक लेता है। जब मैंने धीरे धीरे मेरे बेटे के क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मेरा बेटा धीरे धीरे मेरा बेटा बनने बदले के बदले मेरा दोस्त होने लगा। और आज कोई भी चीज मुझे पूछता है, मुझे बताता है, अपने दोस्तों से मिलवाता है। अब ये हो गया है कि कुछ समय पहले उसका बर्थडे था, वो हमेशा बर्थडे पार्टी माँ बाप से दूर बनाता है दोस्तों के साथ। इस बार पहली बार हो गया, सारे दोस्तों को घर बुलाया और एक एक व्यक्ति से मेरा परिचय करवाया कि ये मेरा दोस्त है और ये है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, ये मेरा बेटा सामने बैठा है, मैं उसके सामने बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते उसने मेरी जिंदगी में मुझे कुछ ऐसी बात बोली, अब तक वो अपनी माँ को बोलता था लेकिन माँ से भी ज्यादा मुझे बोला, बढ़कर बोला जो अपने दोस्तों नहीं बोलते, पापा एक लड़की मुझे पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एक बार आप चेक कर लो, आप जांच पड़ताल कर लो, अगर आपको लगे अपने घर के लायक है तो मैं उसमें आगे बढ़ूं, नहीं तो दूसरा सोचेंगे। बोलते आज ये लेवल पे मेरा बेटा इतना करीब इसलिए आया कि मैंने उसके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि ज्यादातर नाम स्वार्थी और ईगो है। मैंने बोला वही होगा, मुझे जो नहीं पसंद है वो इस घर में नहीं होगा। अबे तू कौन से खेत की मूली है, तू है क्या चीज कि तू बोले वही होगा। अगर यही जिद और यही एटीट्यूड रहा ना तो आज शरीर में ताकत है, एनर्जी है, तब तक जितना करना है कर ले। जिस दिन शरीर की एनर्जी कम होगी, थोड़ा बूढ़ा होने की शुरुआत होगी ना, तो कब उसका फल शुरू होगा, कोई साथ में खड़ा नहीं होगा, कोई देखने को भी तैयार नहीं होगा, तब याद आएगा कि मैंने क्या गलती किया। तो मार्क माय वर्ड, जिंदगी में ये स्लोगन निकाल दो। आपकी डाउनलाइन है, आपकी अपलाइन है, आपके बुजुर्ग है, आपके लीडर है, उसके इंटरेस्ट में थोड़ा अपना इंटरेस्ट लो, आपके इंटरेस्ट में वो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक लेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशन। और आज की तारीख में जो आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी मेजोरिटी किसमें होता है, कहीं ना कहीं रिलेशन। अगर लोगों को आप पे भरोसा है तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट देख के आते हैं कि नहीं आते, लेकिन आपको देख के आते हैं, आप पे भरोसा है। वो पहली चीज आपको देखता है, फिर आपकी प्रोडक्ट और कंपनी को देखता है, कोई भी बिजनेस हो। तो रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के भी साथ आपका कुछ गलत है, कुछ मन मुटाव है,
ओके, ये कोई आध्यात्मिक सेशन नहीं है, ये मैं आपको साइंटिफिकल बता रहा हूँ। क्योंकि एक चीज है कि अगर हमारे किसी से रिलेशन खराब नहीं है, भले अच्छे नहीं है, लेकिन खराब नहीं है ना, तो भी बहुत बड़ा सुकून और शांति है। और हमारे शरीर में कई बीमारी, साइकोसोमेटिक, साइकोलॉजिकल कई बीमारी आने का कारण है हमारे किसी के भी साथ रिश्ते बुरे होना, किसी भी एक के साथ मनमुटाव होना। समझ में आ रहा है? तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो आप यस लिख सकते हैं, बोलना नहीं है, यस लिख सकते हैं। क्या मेरी बात सही है? एग्री करते हैं? जी। तो रिलेशन सबसे अच्छे रखिए, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, रिलेशन इम्पोर्टेंट है। पीछे वाले हिस्से भी रखा जाए। मैं आपको एक घटना, मैं आज तक किसी को नहीं बोला, अचानक मुझे याद आई। मैं सूरत में था, आगे बढ़े कुछ साल पहले काम के लिए सूरत गया था। तो वहाँ पर एक ट्रैफिक हवलदार पुलिस जो होता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, किसी वजह से थोड़ा उसका गाड़ी ने टक्कर मार दिया और वो गिर गया और उसे लगा, उसको लग गया। वाहन चला तो कुछ लोग, मतलब 1-2 लोग जो अनजान होंगे, उसको मदद करने गए। तो वहाँ के आस-पास के दुकान वाले और जो रिक्शा पार्क होती है रेगुलर वहाँ पे उस जगह पे, उन्होंने उसको रोक लिया कि इसको मदद मत कर। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये ट्रैफिक हवलदार सबको परेशान करता था, बिना वजह पेनल्टी वसूल करता था, लोगों को परेशान करता था कि तू इधर मत पार्क कर, तूने गलत किया है, पैसा कुछ ना कुछ वसूली करता था। तो लोग उससे कंटाल गए थे और गाड़ी के ऑनर जो दुकान के बाहर पार्क करते ओरिजिनल पार्किंग में, तो भी परेशान करता था। तो इतने कंटाल चुके थे लोग कि इसको लगाए ना साला, इसको मदद मत कर, इसको मदद मत कर। समझ में आ रहा है? रिलेशन अच्छे नहीं है ना तो ये भी हो सकता है, और रिलेशन अच्छे है तो कुदरत कहीं ना कहीं से आके आपको मदद कर सकता है। मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हर किसी के दिमाग में ये बात उतारनी है, नहीं तो मैं फटाफट जा सकता हूँ, पर वो नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा रिलेशन का पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद आता है हेल्थ का पार्ट। हेल्थ के पार्ट में आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको एक चीज समझनी ये है कि यार के अंदर हमेशा उमेश पाल साहब, अनुशासन एवं दिनेश शुक्ला साहब, का पालन करें। आपके घर के पास एशिया की नंबर 1 हॉस्पिटल बने और दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स वहां पे विजिट करें। सबको पूछता हूँ, कैसा लगेगा आपको? एवं टैंक कैसा लगेगा? हर क्षेत्र में नींव परिवर्तन। बाकी लोग है ना, कोई मुझे समझ नहीं आ रहा है। शानदार बेहतरीन बहुत अच्छा लगेगा सर। शानदार लगेगा सर, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सर। जी जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। मुझे थोड़ा रिस्पांस देना। क्यों? देखो, मैं सिखाने नहीं आया हूँ, आप मेरा परिवार हो, हमें बात करनी है, हम परिवार बात करने बैठे, ना कि सिखाने बैठे। और आगे तो एक चीज है कि घर के पास एशिया की नंबर 1 हॉस्पिटल है और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर आपके वहाँ हॉस्पिटल में विजिट करते हो और आपने बोला बढ़िया है। ओके, ये एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट मैं आपको देता हूँ। मैं आपको एक ऐसी जीवन शैली लाइफस्टाइल दूं कि जिसको जीने से आपका शरीर कभी बीमार ही ना हो, ताकि उस हॉस्पिटल का कभी उपयोग ना करना पड़े। तो अभी सबसे बढ़िया बात आपके लिए कौन सी है? घर के पास हॉस्पिटल होना हो या उस हॉस्पिटल का जीवन में कभी उपयोग ही ना करना पड़े, ऐसा निरोगी शरीर होना हो। प्रति घंटा तथा यार्ड के हॉस्पिटल का उपयोग ना करना पड़ेगा। हॉस्पिटल का निरोगी नहीं शरीर। सर, कुछ निरोगी घटाना शरीर। है। क्योंकि हम निरोगी लोग ऐसे स्वास्थ्य बन जीवन। चुके हैं ना, हम लोग ऐसे बन चुके, बीमार होने के बाद सब कुछ करते हैं, लेकिन बीमार ना हो, ठीक रहे, उसके लिए कुछ नहीं करते। जब ठीक है तब इंतजार करते कि एक बार बीमार होने के बाद में देखूंगा। ऐसे बन चुके हैं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये आज का साइंस नहीं बोलता है, ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग कवि वैदिक शास्त्र में भी लिखा है कि संसार के 10 बड़े सुखों में सबसे पहले नंबर का सुख है हमारा शरीर, हेल्थ। दूसरे नंबर का सुख है रिश्ते, परिवार। पैसा तो तीसरे और चौथे पे आता है। 7 पिलर बोला ना मैंने, 7 पिलर में पैसा बाद में आता है, क्योंकि सातों पिलर, आप है 100 करोड़ के मालिक, डायबिटीज है, गुलाब जामुन भी खा नहीं सकते, दूसरों को खाते हुए देखते हैं, तो 100 करोड़ के आदमी को क्या बोलेंगे मालूम है? 100 करोड़ के मालिक को इसका स्टाफ भी बोल के जाएगा 10,000 वाला, मेरे सेठ बिचारे है, मेरे मालिक बिचारे 100 करोड़ के मालिक है, गुलाब जामुन भी नहीं खा सकते, मैं सिर्फ 10-15 हजार कमाता हूँ, लेकिन फिर भी जो खाना है खा सकता हूँ। तो ऐसा बिचारा जी के करना क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्थ और आपका ठीक रहना। अभी मेरे पॉइंट को मैं साइकोलॉजिकल, इकोनॉमी को भी, हमारी देश की इकोनॉमी को भी हम कैसे फायदा करवा सकते हैं हमारी हेल्थ को, वो आपको बता रहा हूँ मैं। और अगर आप हेल्थ की प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो ना, अगला पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ प्रोडक्ट सेल मत करो, काउंसलिंग करो, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। आप अगर ठीक हो, शरीर से एकदम आप परफेक्ट हो, कोई बीमारी कोई समस्या नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हो, सब आपका परफेक्ट चल रहा है,
आप लगातार काम करोगे। पूर्णतः प्रतिबद्ध मैं एक मान के चलता हूँ संडे की रविवार की छुट्टी है तो महीने में 25 दिन तो काम करोगे अगर आप ठीक हो तो। क्योंकि अगर आदमी बीमार है, कोई लंबी बीमारी आ गई, 1 महीने 2 महीने के लिए कोई समस्या आ गई, तो उतने दिन काम बंद रहा। काम बंद रहा तो घर पे इनकम नहीं आई। घर के इनकम नहीं आई तो घर का बचा हुआ इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करना पड़ा। हमें गोल्ड बेच के भी ट्रीटमेंट करनी पड़ी। हमें हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट करनी पड़ी। उधर नई इनकम बंद है और दवाई का, हॉस्पिटल का और ट्रीटमेंट खर्चा चालू है। मतलब ट्रीटमेंट का खर्चा चालू है और घर की इनकम बंद है और इमरजेंसी फंड था वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम ठीक नहीं है। ठीक मतलब शरीर से ठीक नहीं। तो आप अगर ठीक हो शरीर से तो क्या होगा मालूम है? आप डेली काम करोगे। डेली काम करोगे तो हमारी देश को भी आप जो कमाओगे उसमें से कुछ पैसा टैक्स में जाता है। देश को टैक्स मिलेगा, देश आबाद होगा। यानी हमारा हेल्दी रहना हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और देश के लिए भी काम का है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक चीज समझ ला, घर पे जब कोई एक इंसान को बड़ी बीमारी होती है ना, तो वो अकेला बीमार नहीं होता, पूरे घर वाले बीमार हो जाते हैं। उसके पीछे सेवा करनी पड़ती है, उसके पीछे टाइम देना पड़ता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है और एक समय पे आके ये फैक्ट है, वास्तविकता है और इसको स्वीकारना पड़ेगा। शुरुआत में सब लोग संभालेंगे लेकिन जब वो लंबे समय तक बीमारी चलती है ना, तो एक समय पे आके परिवार वाले भी सोचते हैं, यार ये कब ठीक होगा? मैं दूसरा भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना अटका हुआ हूँ। तो कितने लोगों की नाराजगी कहीं न कहीं मन से भी हमें झेलनी पड़ती है। तो मेहरबानी करके सबसे पहले हमारे शरीर को हमें ठीक रखना है। यहाँ पर मैं पाल साहब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शुक्ला साहब, आप रहते किधर हो? टर्मिनल के अंदर ये पूरे इंडिया जुड़ी हुई है सर। वो यूपी में रहते हैं, हम मध्य नहीं, प्रदेश में रहते हैं। मैं अगर आपकी बात करूँ, उमेश पाल जी को प्रश्न पूछूँ, देवेश शुक्ला जी को प्रश्न पूछूँ, आप रहते किधर हो? लखनऊ में सर। ओके, ओके, ओके। लखनऊ में रहते हो, ओके, ठीक है। टर्मिनल उपयोगकर्ताओं का और आपको जीवन की आखिरी सांस तक आप कितने लोग रहते हो शुक्ला जी घर पे? लिमिटेड में हार्दिक पूरा स्वागत। फैमिली, कितने लोग? 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, कितने लोग रहते हैं? माताजी, पिताजी, भाई, बहन, वाइफ, हम सब। 6, 5-6 लोग रहते हैं। जीवन की आखिरी सांस तक आपको काम कौन आएगा? यातायात नियमों का पालन करें। वाहन मोड़ते समय या दिशा बदलते समय हेलो? यस सर, पूरा फैमिली काम आएगा। ओके, दोनों जवाब सही। ये 1000 लोग को बोलता हूँ, दोनों जवाब सही। मैंने पूछा आप रहते कहाँ हो? सही जवाब है, लेकिन थोड़े विचार को हम बदली करते हैं। आप रहते आपके शरीर में हो। पूर्णतः प्रतिबंधित। आप आपके शरीर में रहते हो और आपका शरीर लखनऊ में रहता है। मैंने आपकी बात बोली, आपके शरीर की नहीं। टक्कर का गंभीर खतरा है। यस समझ में आ सर। गया? और जीवन की आखिरी सांस तक पूर्णतः प्रतिबंधित। आपको आपकी अच्छी सेहत, आपकी हेल्थ काम आएगी। पेट के नीचे रुक जाए। यस, तो वाहन कोई से बात- बाहर निकलने अगर आपकी सेहत ठीक है, तो ही आप दुनिया को और समाज को उपयोगी हो पाओगे और तो ही आपके परिवार का प्यार पा पाओगे। वाहन न निकालें। तो जिस शरीर में सालों से रहते हैं ना, उस शरीर को ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और कि हमारे घर को हम रिनोवेट करवाते हैं, अच्छा कलर करते हैं, अच्छा पलंग, अच्छा फर्नीचर, अच्छा इंटीरियर, अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, अच्छे बात सब। लेकिन जिस घर में रहते हैं शरीर में, उसके लिए ज्यादातर हमको कभी समय ही नहीं होता है। आगे बढ़े नियम क्लियर आ का रहा है? तो हमको इसके ऊपर काम करना है। और एक चीज, यहाँ पर अगर कोई ऐसा बैठा है ना जो तथा ज्ञान के ऐसी मुसीबत में शारीरिक तौर पे फंस चुका है कि मेडिकल साइंस के पास भी उसका इलाज नहीं है, तो नर्वस ना हो, नाराज ना हो। मैं अभी आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यान में रखोगे तो आप आपके जीवन में ठीक हो जाओगे, कितने भी बुरी अवस्था में पहुंच चुके हो। वाहनों के बीच कम से कम 20 एक व्यक्ति है, दूरी बनाए सन 2016 की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति, संपूर्ण सत्य घटना, वो व्यक्ति को मुंबई में आओ, पूरे परिवार में आप 1000 लोगों को मिलवा सकता हूँ, हर चीज के साथ उसके परिवार को मिलवा सकता हूँ मैं। एक व्यक्ति को सन 2016 में कैंसर हो गया। खराब हो अब जाए। जब कैंसर हो गया ना, तो कैंसर में भी एकदम, कैंसर की भी कई कैटेगरी होती है। उसमें भयानक लेवल का कैंसर, जिसमें एशिया के, सॉरी हिंदुस्तान के नंबर 1 डॉक्टर की जिसे उपाधि दी जाए, जो टाटा के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी इनकी सलाह लेते हैं। वैसे मुंबई में दादर है, दादर टीटी में डॉक्टर अग्रवाल नाम के एक डॉक्टर, वहां पर हॉस्पिटल है उनकी, और डॉक्टर अग्रवाल के पास ये भाई साहब की ट्रीटमेंट चालू है। और डॉक्टर ने उनके सारे रिपोर्ट चेक करने के बाद बता दिया कि भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय आपके जिंदगी के आखिरी 6 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन आप इस दुनिया में हैं। सभी की सुरक्षा क्योंकि आपका वजन जो एक समय पे 86 था, आज ओनली 32 किलो का वजन हो गया है। 32 किलो वजन हो चुका है। उसका उस वक्त का फोटोग्राफ मैं दिखा सकता हूँ आपको। समय आप बोलेंगे ये लाश है, जिंदा लाश है, आंख खुली है,
सांस चालू है, इसको कपड़े में लपेट के लेके जाओ, उतना पतला बॉडी। बोलते हैं आपका 32 किलो वजन हो चुका है और इंसान को जीने के लिए चाहिए खून, शरीर के अंदर ब्लड। आपके अंदर नया खून बन नहीं रहा है और बाहर से अगर आपके शरीर में खून दिया, ब्लड दिया, तो आपका बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इनडायरेक्टली बिना खून के इंसान जी नहीं पाएगा और वजन भी कम है। और आपके रिपोर्ट बता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 6 दिन। और वो डॉक्टर की बात मतलब पत्थर की लकीर, बड़े-बड़े डॉक्टर उसने बोला मतलब फाइनल, इतना उसका एक्सपीरियंस। तो ये भाई साहब है ना, हँसने लगे, थोड़ा मुस्कुराहट दिया, स्माइल दिए। तो डॉक्टर को लगा ये पेशेंट समझा नहीं लगता है कि मैं क्या बोला। अरे भाई 6 दिन जियोगे, 6 दिन से ज़्यादा नहीं है, जो काम निपटाना है, घर पे कुछ बोलना है इम्पोर्टेंट बोल दो। ये वापस मुस्कुराया। अब डॉक्टर बोले ये क्या हो रहा है? उसने बोला डॉक्टर साहब, आप हिंदुस्तान के नंबर 1 कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ऐसा लोग बोलते हैं। बोलते हैं सही है। बड़े-बड़े डॉक्टर और विदेशी डॉक्टर भी कभी-कभी आपकी सलाह लेते हैं, बराबर है। आप दुनिया के दूसरे देशों में जाके डॉक्टरों को और मेडिकल के स्टूडेंटों को सिखाते हैं, बोलते हैं बात सही है। मुझे आपके अज्ञान के ऊपर हँसी आ रही है, अज्ञान, आपकी अज्ञानता के ऊपर मुझे हँसी आ रही है। तो डॉक्टर को शॉक लगा, ये क्या बोल रहा है? उसका कारण है कि आपने ये कहा कि मैं 6 दिन से ज़्यादा नहीं जीऊँगा, ये आपका ओपिनियन है, आपकी राय है और आपके ओपिनियन और राय को मैं स्वीकारता नहीं हूँ। मैं मेरी पूरी लंबी ज़िंदगी जी के जाऊँगा। अरे भाई तेरे रिपोर्ट ये बोलते हैं, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं तो दूसरे 10 डॉक्टर को ये रिपोर्ट दिखा। बोलते साहब, आप खुद स्वीकारते हो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े डॉक्टर कैंसर के लिए आप हो और वो आपके अंडर में और आपसे सलाह लेते हैं। आपकी हालत यदि ये है तो उनकी हालत तो कितनी नीचे होगी। आपने बोला मतलब उसे तो मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर बोला यार तेरे नसीब, तेरे को समझना है तो समझ, मैंने मेरा काम था वो कर लिया। डॉक्टर निकल गए। अब गेम शुरू होती है। डॉक्टर को मालूम नहीं था कि ये मैनिफेस्टेशन नाम की विद्या इस पेशेंट ने 2 साल पहले इस मैनिफेस्टेशन का पोस्टमार्टम कर ले, उतनी हद तक वो सीख चुका था। मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोई चीज़ बाकी नहीं है। वैसा कोई बड़ा कोर्स, बड़ी बात वो सीख के अपना चुका था। लेकिन हुआ यूँ कि कई बार है ना हम लोग सीखते हैं, उपयोग नहीं करते। समय आने पे उपयोग कर सकते हैं। इसका आपको एक उदाहरण दूँ, बी.आर. चोपड़ा साहब की महाभारत आपने देखी है? सालों पहले आई थी, 1989 में। 1989 में बी.आर. चोपड़ा साहब की महाभारत आई थी। आप यूट्यूब पे है, आप चाहो तो देख सकते हो और उसमें एक सीन है। उसमें होता ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू देवलोक जा देवता के पास और ये सारी धनुर्विद्या सीख ले, जो पृथ्वी लोक पे सिखाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ देवराज इंद्र ही तुझे सिखाएँगे। सारी भयानक शस्त्र विद्या है। तब अर्जुन उन्हें कहते हैं कि श्री कृष्ण, ये विद्या तो इतनी खतरनाक है सारी, ये सारे बाण कि जो आने वाले 100, 200, 500 वर्षों में भी इतना भयानक युद्ध आने वाला नहीं है। क्योंकि आज भारतवर्ष में हमसे लड़ने की ताकत और किसी की नहीं है। तो ये युद्ध मेरी ज़िंदगी में तो कभी आने वाला ही नहीं जिसके लिए ये शस्त्र विद्या काम आए। तो उस वक़्त श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि मान ले दुर्भाग्य से अचानक कोई युद्ध सामने आन पड़ा, तो उस वक़्त तो सामने वाले दुश्मन को, शत्रु को ये कहेगा कि रुकिए 1 साल मुझे दीजिए, मैं देवलोक जाके पहले विद्या सीख के आता हूँ, फिर लड़ाई करते हैं। उससे पहले तुझे खत्म कर देंगे। मैंने बोला तू जा, आगे क्या है, तुझे जाना पड़ेगा। तो उनके बोलने के हिसाब से वो सीखने गए। 1 साल के बाद सारी शस्त्र विद्या सीख कर आए। अब महाभारत का दूसरा सीन कई समय के बाद का है। कल से कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। कल सुबह से 18 दिन का कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है और अगली शाम को पांचाली यानी कि द्रौपदी और 5 पांडव श्री कृष्ण के शिविर में जाके हाथ जोड़ के विनती करते और बताते उनको। अर्जुन उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे प्रभु, आपकी दूरंदेशी, आपके विजन को सलाम है। मैंने कहा था कि मेरे जीवन में जीते जी इस संसार में हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। ये सारी शस्त्र विद्या सीख के करना क्या है? लेकिन आपने उस समय मुझे सीखने को भेजा, तो आज मुझे ये विद्याएँ काम आएगी। क्योंकि इस संसार के बड़े धनुर्धर, एक तो जैसे कहते हैं कर्ण, दूसरा भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, ये सारे इस संसार में ऐसे हैं जिनको कोई बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। आज वो मेरे सामने शत्रु शिविर में, तो वो विद्या मुझे अब काम आएगी। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मैं बताता हूँ, हम लोग है ना कई बार सत्संग में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, ये एमएलएम की आपके लीडर आपको बोलते हैं ट्रेनिंग में आ, ट्रेनिंग में आ, ट्रेनिंग में आ, ट्रेनिंग में आ। तो कभी-कभार हम लोग क्या बोलते हैं, वही तो है यार, क्या नहीं, वही तो है यार, ये सब मालूम है। ये सब सीख के क्या करना है? एक चीज़ ध्यान में रखना, आपने सीखा होगा ना, लोग क्या बोलते हैं, यार तूने ट्रेनिंग में गया लेकिन तेरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तू सत्संग और प्रवचन में गया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीज़ सबसे बड़ी गलती है कि आज सीखा ना, लोग क्या मानते हैं, आज सीखा ना, तो दूसरे दिन से ही वो काम में आनी चाहिए, वो सीखी हुई चीज़। ये सबसे बड़ी गलत है। किसी से उम्मीद भी मत रखो, खुद से भी मत रखो, सामने वाले से मत रखो, अपने आप से रखो। आज सीखी हुई कोई वस्तु
कल से उसके ऊपर आप अमल करना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलत उम्मीद समाज को हमारे प्रति है और हमको समाज के प्रति है। कि उससे अच्छा ये ध्यान रखो, अगर कभी आज सीखा है ना, आज अगर सीखा है तो सीखा हुआ कभी ना कभी काम आएगा जब उस वस्तु की जरूरत पड़ेगी। जैसे सालों पूर्व अर्जुन ने युद्ध विद्या सीखी, तो जब सालों बाद वो युद्ध आया तो उनको सीखा हुआ काम आया, लेकिन सीखा ही नहीं होता। तो उस तरीके से ये जो पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बोला 6 दिन जिएगा, डॉक्टर को मालूम नहीं था मैनिफेस्टेशन के विषय के ऊपर इसने पीएचडी कर ली थी, सीख चुका था, अमल में रखना बाकी था। तब उसे याद आया कि 2 साल पहले सन 2014 में जो मैं सीखा था, अब उसका अमल रखने का समय आ गया। और माइंड प्रोसेस है, पूरी माइंड गेम, कुदरत के पास मांगना, मैनिफेस्टेशन, प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम करना सीख गया, अमल में सीखा हुआ काम करना शुरू कर दिया। और हुआ यूं कि ये बात है सन 2016 की। पेशेंट का नाम है अश्विन जैन, मुंबई में भायंदर के एरिया है, वहां उनका घर है। सन 2016 में डॉक्टर ने बोला था जो कभी गलत साबित नहीं होगी कि तू 6 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। आज अश्विन जैन अभी भी जिंदा है, डॉक्टर गलत साबित हो गए। और उस समय का 2016 का फोटो दिखाऊं और बाद में आज का फोटो दिखाऊं, 1000 में से एक भी परिवार मानेगा नहीं है वही आदमी, वही आदमी हो ही नहीं सकता। वो आदमी सब कुछ अलग है, सब कुछ है। वजन देखो, उसका रंग देखो, उसकी कद काठी देखो, उसके चेहरे की बोलते हैं ना वो जो नूर देखो, आंखें देखो। लेकिन मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके सीखी हुई वस्तु को उपयोग में लेकर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो आज वो है इस लेवल पे पहुंचा है कि अब दूसरे वो 20-25 साल की जी सकते हैं, जो उसने सोचा हो गया। जबकि उसके घर पे गड़बड़ क्या हो गई थी मालूम है? उसके घर पे ये हो गया था कि जब मालूम पड़ा ना वाइफ को कि ये 6 दिन है, तो उसने घर पे राजस्थान के वो बंदे, वो राजस्थान के मारवाड़ी भाई, राजस्थान के सगे वाले रिश्तेदार को बोलना शुरू कर दिया कि आखिरी पल आना है तो आ जाओ, मिलना है तो मिल लो। ऐसे कहो कि अंतिम क्रिया की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन बुरा ये हो गया कि सारा खर्चा पानी में गया। ये भाई साहब जिंदा रह गए, अंतिम क्रिया का खर्चा मतलब वो सारे आए ऐसे ही मिलके चले गए। मैनिफेस्टेशन, आप जो सोचोगे वो आपके जीवन में होगा। और आपको मैं जाइए तो एक वेबसाइट दूंगा, आज एशिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, विदेश के डॉक्टर और टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर उनकी सलाह लेते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई कि आप ये करो तो आपका कैंसर ठीक होगा, सिर्फ दवाई से नहीं होगा, इससे होगा। अब इसको टॉपिक को खत्म करके एक चीज यहाँ पर, कई लोग ऐसे हो गए, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ही देख पा रहा हूँ इसमें। कई लोग हो गए जो चश्मे पहनते, आंखों के ऊपर चश्मे पहनते। अभी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की मदद से आप बिना चश्मे के हो सकते हो, नॉर्मल। ओके, अगर किसी ने ये विद्या सीख ली, एक्चुअली ये मेरा पूरा कोर्स जो है ना, ये पूरा 4-4.25 दिन का है, पूरा ट्रेनिंग मेरी 4-4.25 दिन, लेकिन ये सिर्फ अभी मैं 1 घंटा ही आपको 1-1.25 घंटे में ही खत्म करूंगा। अगर आने वाले 3 से 6 महीने में मैं जो बताऊं उसके ऊपर 1 भी रुपए का खर्चा किए बिना, अगर 3 से 6 महीने में आप बिना चश्मों के पूरी जिंदगी जियो, नॉर्मल पहली तरह, तो कैसे लगेगा? चलेगा? अगर जो चश्मे पहनते हैं उसकी बात करो। सालों पहले एक घटना हुई थी सन 2007 में, वलसाड़ की ही घटना है। एक लड़की ने प्रोसेस किया, हे भगवान मेरे चश्मे जा रहे हैं, हे भगवान मेरे चश्मे जा रहे हैं, हे भगवान। उसका करीब 1.5 महीने बाद फोन आया सामने से कि ये प्रोसेस कुछ अलग ही हो रही है, आपने जो सिखाया वो किया, लेकिन मेरे एक चश्मे गुम गए और दूसरा चश्मा टूट गया मेरी गलती से। मैं बोला तू क्या करती थी? बोलते मैं रोज बोलती थी मेरे चश्मे जा रहे हैं मेरे। एक्चुअली तुझे चश्मे निकालने हैं या आंखों के नंबर निकालने हैं? हाँ, आंखों के नंबर। तो तू ये बोल रहा मेरी आंखें नॉर्मल हो रही है बिना नंबर की, तू चश्मे को क्यों निकाल रही है? आंखों को नॉर्मल करना। कुदरत ने तुझे रिजल्ट दिया, तूने क्या बोला? चश्मे जा रहे हैं, तो चश्मे ही गए, टूट भी गए और गुम भी गए। क्योंकि मांगना ये मेरी आंखें ठीक हो जाए, पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, और बिना चश्मे के मैं परफेक्ट देख पाऊं और पढ़ पाऊं, उसके ऊपर काम कर। ठीक उसका 6-7 महीने बाद वो मुंबई में मिली बिना चश्मे के मिली। जो बचपन में वो 7 साल की थी ना, तब से लेके वो 24 साल की उम्र तक चश्मे पहने थी। ये फैक्ट है। यानी हेल्थ में हमको काम आएगा, क्या काम आएगा? मैनिफेस्टेशन। और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको मजा आएगा, बिजनेस। पैसे कमाने के लिए मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए तो मैंने ना आधी रात स्टडी करके आपके लिए काफी सारे मुद्दे मैंने तैयार किए। ओके, यहाँ पर एक वास्तविकता उमेश पाल साहब और देवेश शुक्ला साहब आपकी ओर से मैं आपको बताता हूँ 1000 लोगों को, इस दुनिया में कोरोना के बाद
प्लीज मुझे आपके अलावा भी कोई और मेरे से बात करे या टाइप करे, ये मैं चाहता हूँ। आप तो करिए ही करिए, दूसरे लोग भी करिए। कोरोना के बाद इस दुनिया में सबसे आसान अगर कोई चीज है हमेशा तो वो क्या है मालूम है? जो पिछले 100-200 साल में कभी नहीं थी। कोई बताएगा नया पार्टिसिपेंट? टाइप करके बताएगा? पहले से अपने सभी मिरर अवश्य जांचें तथा सुरक्षित डायरेक्ट सेलिंग। ओके, वेरी थैंक यू वेरी मच जवाब देने के लिए। एवं चलिए, सबसे आसान क्या है? भाग क्षेत्र में भी परिवर्तन पूर्णतः प्रतिबंधित। ऑनलाइन बिजनेस। वेरी गुड, आंसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। एमएलएम बराबर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कोरोना से पहले जो इतना आसान नहीं था वो कोरोना के बाद आसान हो गया। कोरोना के बाद इस दुनिया में सबसे आसान अगर वो कोई है तो पैसा कमाना और पैसा बनाना। वाहन से बाहर नहीं, समझ में आ रहा है? वाहन के अंदर क्यों मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज? पाल साहब, मैं कुछ चीजें हट के बताऊंगा जानबूझकर, क्योंकि समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है उसके घर से कोई एक है जो आपकी कंपनी के साथ एमएलएम कर रहा है, लेकिन उसका बेटा कुछ और करना चाहता है, वाइफ कहीं जॉब करती है, हो सकता है एक घर में एक ही एमएलएम कर रहा है, दूसरा लोग कुछ दूसरा भी कर रहा है। एक चीज है, पैसा कमाना सबसे आसान है। उसका कारण है कोरोना के बाद पैसे कमाने के लिए इतने सारे रास्ते तैयार हो चुके हैं जो कोरोना से पहले कभी नहीं था। गवर्नमेंट अप्रूवल, वाइट की इनकम, जेन्युइन, चीटिंग और बेवकूफ किए बनाए बिना आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमारी नजर ही नहीं गई। उसमें एक चीज मैं बताऊंगा, एमएलएम। एमएलएम का सबसे बड़ा फायदा ये एक तो पैसिव इनकम है और टीम वर्क है, जो दूसरे कोई बिजनेस में और जॉब में तो होता ही नहीं है। पर एक चीज है, कैसे पैसे कमाने आसान है उसका मैं स्लोगन आपको दूंगा, ताकि आप वो चीज करके अपने एमएलएम में ढेर सारे पैसे कमा सको। सबसे पहले ये चीज समझो, कोई उमेश पाल जी, कोई यहाँ पर ऐसा है जो जॉब भी करता है या उसके घर पे कोई जॉब करता है, नौकरी करता है? ऐसा कोई है? यदि आपका वाहन कोई खराब नौकरी करता है इसमें से? आप करते हैं, आपकी बीवी करते हैं, आपके हस्बैंड करते हैं, बेटा करते हैं, ऐसा कोई है यहाँ पे? किसी प्रकार की मरम्मत या रखरखाव यस, का प्रयास मतलब काफी लोग हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे पूछना था। उसका कारण है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, जॉब की व्याख्या और जॉब क्या है ना, ये आपको मैं समझाता हूँ, ताकि ये चीज अगर आप किसी को समझाओगे तो आपके साथ इजीली जुड़ेगा, एमएलएम में आपके साथ इजीली जुड़ेंगे। जॉब की व्याख्या ये है, जेओबी स्पेलिंग, जॉब का उल्टा करो बीओजे, जो आपको पता है, बोझ। अंतरराष्ट्रीय पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, तो हाईली क्वालिफाइड नौकर है। हाईली क्वालिफाइड नौकर, बट है तो नौकरी, बोझ, वो बोझ लेके घूम रहा है। और जो रोड पे काम कर रहा है मजदूर, वो लो क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड, अनपढ़ लेकिन मजदूर, कहने का मतलब क्या है, वो भी जॉब कर रहा है। अभी एक चीज समझो, आज ग्रेजुएट होने के बाद मैं आपको पूरी एक साइकोलॉजी देता हूँ, जो कल से और आज से आपको रोज काम आने वाली है फील्ड पे। ग्रेजुएट होने वाले को आज स्टार्टिंग में कितना पगार मिलता है? शुरुआत में क्या आमदनी मिलती है? कोई टाइप करके बताएगा, स्टार्टिंग पगार कितना, सैलरी कितना? नए फ्रेशर ग्रेजुएट को इससे आरटीसी ट्रेन से टक्कर का गंभीर खतरा है। यार्ड के अंदर पैदल चलना पूर्णतः प्रतिबंधित। 20,000। ओके, वेरी गुड, 20,000। ओके, वेरी गुड, से बाहर न निकले, ठीक है, वाहन के मैं अंदर आपके साथ हूँ, और मैं आगे आपके साथ हूँ। की प्रतीक्षा। मैं मुंबई में रहता हूँ और हमारे प्रोग्राम में कई इंटरव्यूअर आते हैं। इंटरव्यूअर का मतलब एक कर ले भाई ना, हाँ, इंटरव्यूअर आते हैं। इंटरव्यूअर का मतलब क्या, ये कैरियर है। उनको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनी बुलाती है कि 5 दिन के लिए आपको एडवांस में बोलती है हमारे वहां आना है, 1,000 लोगों का इंटरव्यू लेना है, जिसका उसे बड़ा पैसा मिलता है। इंटरव्यू लेके आप हमारी ऑफिस के लिए अच्छे और काम के परफेक्ट बंदे ढूंढ के दो, ये इंटरव्यूअर का काम है, ये भी एक कैरियर है। तो हमारे प्रोग्राम में ऐसे बहुत लोग आते हैं। तो इंटरव्यूअर का कहना है, उनका कहना है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी नौकरी की नहीं। ओके, वो कहता है कि आज की तारीख में कोई फ्रेशर ग्रेजुएट बाहर निकलता है ना, अगर वो भाग्यशाली है, नसीब वाला है, कोई पहचान है, तो 12,000 के आसपास पगार मिलता है, 12,000 के आसपास मिलता है। बाकी कोई पहचान नहीं और मार्केट में फ्रेशर के तौर पे ऐसे ही गया तो